हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एलन डिजिटल। तो हमारा जो आज का सेशन है दैट इज जेईई मेंस पिनेकल फाइनेस्ट क्वेश्चंस फ्रॉम सेशन 1। तो हम इस सेशन में डिस्कस करने वाले हैं कुछ बहुत अच्छे क्वेश्चंस, जिनमें कुछ सिंपल भी हो सकते हैं और टफ क्वेश्चंस भी डेफिनेटली हैं। सिंपल क्वेश्चंस को लेने के पीछे लॉजिक क्या है कि उस टाइप के जो क्वेश्चंस है उनको फ्रीक्वेंटली पूछा जा रहा है इन जेईई मेंस। तो एनटीए उन क्वेश्चंस के ऊपर, उन कॉन्सेप्ट्स के ऊपर भी फोकस कर रहा है जो रिलेटिवली सिंपल है। तो ऐसे क्वेश्चंस भी और टफ क्वेश्चंस भी हैं जो कि सेशन 1 में पूछे गए हैं, तो उनके बारे में अपने को ध्यान रखना है। तो ये वाला सेशन आप लोगों के लिए बहुत ही बेनिफिशियल होने वाला है। इसमें हम कौन से क्वेश्चन में किस तरीके का कॉन्सेप्ट पूछा गया है इसके ऊपर भी अच्छे से उसको हम एनालाइज करेंगे, और इसकी हेल्प से हम सेशन 2 में जो मार्क्स हैं उनको हम इंप्रूव कर सकते हैं। ठीक है, तो विदाउट वेस्टिंग द टाइम हम चलो स्टार्ट करते हैं कि किस किस तरीके के क्वेश्चंस सेशन 1 में जो अच्छे क्वेश्चंस हैं वो पूछे गए हैं। तो लेट्स स्टार्ट विथ आवर फर्स्ट क्वेश्चन। दिस क्वेश्चन इज फ्रॉम इलेक्ट्रोस्टैटिक, जिसमें हम गॉस लॉ पढ़ते हैं, इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में पढ़ते हैं। तो गॉसियन सरफेस बनाते हैं, वहां से इलेक्ट्रिक फ्लक्स हम कैलकुलेट करते हैं। तो उससे रिलेटेड ये क्वेश्चन है, और ये हमें पता होना चाहिए कि जो गॉस लॉ है वो क्या बोलता है कि क्लोज इंटीग्रल ई डॉट डी ए इज इक्वल टू क्यू इन डिवाइड बाई एप्सिलॉन नॉट। ये चीज अपने को पता होनी चाहिए कि कोई भी अगर क्लोज्ड सरफेस है, क्लोज्ड सरफेस अगर हमने कंसिडर किया तो जो उससे टोटल फ्लक्स होता है वो कितना होता है, तो उसके अंदर कितने चार्जेस हैं डिवाइड बाई एप्सिलॉन नॉट, क्यू इन डिवाइड बाई एप्सिलॉन नॉट। इस तरीके से हम उस क्लोज्ड गॉसियन सरफेस से हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स को कैलकुलेट करते हैं। सो चलो देखते हैं इस क्वेश्चन में हमारे पास क्या है। सो C1 एंड C2 आर टू होलो कॉन्सेंट्रिक क्यूब्स, है ना, जिस तरीके से हम डायग्राम में देख सकते हैं। चार्जेस 2q एंड 3q रिस्पेक्टिवली एज शोन इन फिगर, और 2q 3q किस तरीके से रखे गए हैं वो यहां पर हमें गिवन है। द रेशियो ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू C1 एंड C2, तो C1 और C2 से कितना इलेक्ट्रिक फ्लक्स पास होगा उसका रेशियो हमें इस क्वेश्चन में बताना है। तो चलो हम जैसे जैसे अभी मैंने बोला कि इसको हम किस तरीके से सॉल्व करेंगे, तो हमें पता होना चाहिए कि क्लोज इंटीग्रल ई डॉट डी ए, ये बेसिकली ई डॉट डी ए हम जो लिखते हैं ये क्या है, दिस इज कि अगर कोई भी डी ए एरिया अगर हमने कंसिडर किया है तो उससे कितना इलेक्ट्रिक फ्लक्स पास होगा, दैट इज ई डॉट डी ए। फिर हमने इंटीग्रेशन किया, उसके ऊपर ऐसे सर्कल भी मार्क किया। इसका क्या मतलब, इसका मतलब है कि हम किसी क्लोज्ड सरफेस से टोटल फ्लक्स हम कैलकुलेट करने वाले हैं, और ये कितना आता है, सो इट इज क्यू इन डिवाइड बाई एप्सिलॉन नॉट, कि आपने जो भी सरफेस कंसीडर किया है उसके अंदर देखो कि उसके अंदर कितने चार्जेस हैं, डिवाइड बाई एप्सिलॉन नॉट कर दो, तो उससे हमें उस क्लोज्ड सरफेस से टोटल फ्लक्स हमें मिल जाता है। तो अगर हम C1 की बात करें कि अगर हमें टोटल फ्लक्स C1 से अगर हमें कैलकुलेट करना है, तो C1 की अगर बात करें तो C1 जो है वो अंदर वाला क्यूब है। ठीक, उस अंदर वाले क्यूब के अंदर कितना चार्ज रखा हुआ है, तो 2q, 3q उसके बाहर है ना। हमें अंदर वाले चार्जेस से केवल मतलब है। ठीक, तो यहां से अगर ये हम कैलकुलेट करेंगे तो ये बन जाएगा 2q डिवाइड बाई एप्सिलॉन नॉट। सिमिलरली अगर हम कैलकुलेट करें फ्लक्स, है ना, C2 सरफेस से, तो उसके अंदर टोटल फ्लक्स कितना हो जाएगा भाई, उसके अंदर तो 2q भी है और 3q भी है ना, उसके अंदर 2q भी है और 3q, तो टोटल चार्ज उसके अंदर कितना हो गया, तो वो हो गया 5q। तो हम यहां पे लिखेंगे 5q और डिवाइड बाई एप्सिलॉन नॉट। अब बस क्या है, अपने को इन दोनों का रेशियो बताना है, तो रेशियो कितना आ जाएगा 2:5, ये हमें रेशियो मिल जाएगा। तो क्वेश्चन सिंपल है, लेकिन हमें ये यहां पर देखना है कि किस तरीके से कौन सा चार्ज लेना, अंदर वाला चार्ज लेना है, बाहर वाला चार्ज नहीं लेना है, जब भी हम क्लोज सरफेस से फ्लक्स कैलकुलेट कर रहे हैं तो। ठीक, सो दिस क्वेश्चन इज फ्रॉम इलेक्ट्रोस्टैटिक, और सही आंसर इसका कितना क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, ये हमारा इसका आंसर होगा। तो चलो सिमिलरली हम देखते हैं कि किस तरीके का नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है जो कि हमें इंप्रूवमेंट कराएगा फॉर द सेशन 2, राइट। Okay, so this question is simple pendulum of a length 1 meter has a wooden bob of mass 1 kg. It is struck by a bullet of mass 10 raised to the power minus 2 kg moving with a speed of 2 into 10 raised to the power 2 meter per second. The bullet gets embedded into the bob and the height to which the bob rises before swinging back is, यहां पर g का वैल्यू हमें 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर लेना है। तो चलो आओ इस सिचुएशन को सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि ये किस तरीके का सिचुएशन है। तो लेंथ हमें दिया हुआ है, सिंपल पेंडुलम लेंथ दिया है स्ट्रिंग का, और वुडन बॉब हमें कंसीडर करना है। ठीक है, तो चलो कुछ इस तरीके से यहां पर ये सिचुएशन रहा। ये जो बॉब है इट इज वुडन बॉब, और ये जो लेंथ हमें दिया है इट इज 1 मीटर। ये हमें यहां से क्लियर है। ठीक,
अब क्या हुआ, अच्छा इस बॉब का मास हमें दिया हुआ है कि इट इज 1 kg, ऑलराइट। चलो इसके बाद क्या है कि एक बुलेट है, एक बुलेट, ये कुछ इस तरीके से इसको हम बना लेते हैं, और ये इधर आई और ये इससे टकराई, इट इज स्ट्रक बाय ए बुलेट ऑफ मास 10⁻⁻²। इसका मास हमें दिया हुआ है 10⁻⁻² kg इन दिस सिचुएशन, ठीक। और कितनी स्पीड से आ रही है, सो 2 × 10⁻², यानी कि 200 मीटर पर सेकेंड ये इसकी स्पीड हो गया, है ना। इससे आकर के ये टकराती है, टकराने के बाद क्या हुआ कि ये इसमें ही फंस जाती है ना, इट गेट्स एम्बेडेड। ओके, फिर उसके बाद क्या होगा कि भाई स्पीड से आया है, तो फिर टकराने के बाद ये जो सिस्टम बनेगा, द बॉब प्लस बुलेट, है ना, ये कुछ ऊपर जाएगा स्पीड की वजह से, है ना, टकराया तो स्पीड की वजह से, तो कितना ऊपर गया, द हाइट, है ना, इस वाली सिचुएशन से ये कितना ऊपर गया। तो लेट्स से कि हम यहां पर इस तरीके से ये कंसीडर कर लेते हैं कि भाई ये ऐसे पहुंच गया, है ना, बुलेट भी इसके अंदर है। ओके, तो यहां से इस वाली पोजीशन से इस वाली पोजीशन तक ये गया है, तो ये हाइट कितना है, इस क्वेश्चन में हमें यही कैलकुलेट करना है। ओके, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले जैसे यहां पर ये बुलेट है, बुलेट के पास कुछ ना कुछ काइनेटिक एनर्जी है, बॉब के पास तो कुछ काइनेटिक एनर्जी है नहीं, है ना। और फिर फाइनली अगर हम देखेंगे तो जब ये बॉब प्लस बुलेट जब यहां पर पहुंचेगा तो उस सिचुएशन में क्या होगा, इसके पास काइनेटिक एनर्जी 0 होगा। तो सबसे पहला क्वेश्चन आता है कि सर क्या हम सीधा सीधा यहां पर जो काइनेटिक एनर्जी है ना, और यहां पर बेसिकली पोटेंशियल एनर्जी बन जाएगा, काइनेटिक एनर्जी तो होगा नहीं, क्या दोनों को बराबर करके ये हाइट कम कैलकुलेट कर ले, मतलब द काइनेटिक एनर्जी ऑफ दिस बुलेट दैट इज इक्वल टू mgh, इस तरीके से h हम कैलकुलेट कर लेते हैं। तो पॉइंट इज कि ऐसा हम नहीं कर पाएंगे सीधा सीधा, क्योंकि देखो बीच में क्या हुआ है, बीच में देयर इज अ कोलिजन, और कोलिजन किस तरीके का है, उसी में ही वो अटक गई है कि नहीं। तो उसी में अगर अटक गई है तो दिस इज नॉट इलास्टिक कोलिजन, राइट। तो हम सीधा सीधा इस तरीके से काइनेटिक एनर्जी को कंजर्व नहीं कर सकते, या काइनेटिक एनर्जी को सीधा सीधा हम पोटेंशियल एनर्जी के बराबर नहीं कर सकते। हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा इस प्रोसेस में, है ना, यहां पर टकराने से पहले और टकराने के जस्ट बाद, इस प्रोसेस में सबसे पहले हमें लीनियर मोमेंटम क्या करना पड़ेगा, कंजर्व करना पड़ेगा। लीनियर मोमेंटम हम कंजर्व कर सकते हैं क्योंकि इस सिचुएशन में जो नेट एक्सटर्नल फोर्स है दैट इज 0, राइट। तो उस सिचुएशन को कंसीडर करते हुए टकराने से जस्ट पहले, टकराने के जस्ट बाद हम लीनियर मोमेंटम कंजर्व करेंगे। उससे हम क्या कैलकुलेट करेंगे, उससे हम कैलकुलेट करेंगे कि जो बॉब है उसके पास टकराने के जस्ट बाद बॉब प्लस बुलेट इनके पास कितना स्पीड आ गया है, ये सबसे पहले हम कैलकुलेट करेंगे। तो चलो सबसे पहले हम यहां पर ये लिख लेते हैं, तो इसके पास कितना लीनियर मोमेंटम है, तो हम लिखेंगे 10⁻⁻² और इंटू 200। बॉब तो स्टेशनरी था तो उसके पास लीनियर मोमेंटम 0 है। बाद में क्या हुआ, दोनों एक ही मास बन गया, एक ही मास अगर बन गया तो टोटल मास हम लिख लेते हैं। हमें दिया हुआ था कि इसका मास 1 kg है और प्लस इसका मास 10⁻⁻² kg है, तो ये टोटल मास हो गया। और बाद में लेट्स से कि स्पीड कितना हो गया, तो उसको हम v कंसीडर कर लेते हैं। इसको देखेंगे तो ये 2 हो गया, और 1 + 10⁻⁻², है ना, 1.01 इस तरीके से हम लिखेंगे, तो उसको अप्रॉक्सीमेटली हम कितना मान लेते हैं, 1 ले लेते हैं। तो यहां से जब हम v सॉल्व करेंगे, सो इट इज अप्रॉक्सीमेटली 2 मीटर पर सेकेंड, 2 मीटर पर सेकेंड यहां से हमें ये मिल गया। इसके बाद अब हम क्या करेंगे, इसके बाद जो भी इसके पास काइनेटिक एनर्जी है जब ये यहां पहुंचेगा तो वो किस में कन्वर्ट होने वाला है, वो पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट होने वाला है। तो अब हम उस कॉन्सेप्ट को हम लगा सकते हैं, ठीक। तो चलो उसके बाद अगर हम लिखें तो हाफ m अगेन फिर से जब हम लिखेंगे तो 1 + 10⁻⁻² इस तरीके से हमें लिखना पड़ेगा, और इंटू v² विच इज 4 एंड दैट इज इक्वल टू mgh। सो m हो जाएगा 1 + 10⁻⁻² इंटू 10 और इंटू h। ये इस तरीके से हम करेंगे, ये वाला पार्ट तो क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। और यहां से जब हम h का वैल्यू जब हम कैलकुलेट करेंगे तो ये हमें कितना मिल रहा है यहां से, तो ये 2 और 10 से जब हम डिवाइड करेंगे तो 0.2 मीटर। इस तरीके से हमें ये इसका क्या आंसर मिल जाएगा, तो ऑप्शन नंबर 2, ठीक है। सो देखो इसमें कॉन्सेप्ट की अगर हम बात करें तो एक अच्छा कॉन्सेप्ट इसमें इन्वॉल्व है। हमें ध्यान रखना पड़ेगा कि सीधा सीधा हम यहां से काइनेटिक एनर्जी और वहां का पोटेंशियल एनर्जी बराबर ना कर दे, बीच में ध्यान रखना पड़ेगा कि देयर इज अ कोलिजन। तो वहां पर हमें पहले लीनियर मोमेंटम कंजर्व करके और इस क्वेश्चन को हमें सॉल्व करना रहेगा, ठीक है। तो इस तरीके के क्वेश्चंस अलग अलग फॉर्म में जेईई मेंस में पूछे जाते हैं, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर 2, ओके।
देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। So this is our next. A particle moving in a circle of radius capital R with a uniform speed takes time capital T to complete one revolution if this particle is projected with the same speed at an angle theta to the horizontal. The maximum height attained by it is equal to 4r. The angle of projection theta is then given by. तो बेसिकली यहां पर क्या किया गया है कि दो अलग अलग चैप्टर्स को इसमें इंक्लूड किया गया है। एक हो गया हमारा सर्कुलर मोशन, बेसिक चीज सर्कुलर मोशन का यहां पर यूज किया गया है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का यूज किया गया है। और अगर हम बात करें तो जो हमारा प्रोजेक्टाइल मोशन है उसका भी कुछ कॉन्सेप्ट यहां पर यूज किया गया है। ठीक, दोनों को मिक्स करके ये क्वेश्चन यहां पर बनाया गया है। तो पहला जो इंफॉर्मेशन है देखो, उससे हम क्या निकाल सकते हैं। हमें बोला है कि पार्टिकल सर्कल में घूम रहा है, आर उसका रेडियस है और उसको एक सर्कल कंप्लीट करने में जो टाइम लगता है दैट इज कैपिटल टी। ठीक, तो यहां से कितनी स्पीड से वो पार्टिकल घूमेगा इस सर्कल में, ठीक, आर रेडियस के सर्कल में, क्या वो हम कैलकुलेट कर सकते हैं? तो बिल्कुल, हमें पता है कि अगर सर्कल की बात करें तो जब पार्टिकल एक सर्कल कंप्लीट करेगा तो उस सिचुएशन में क्या होगा, कितना डिस्टेंस वो चलेगा, 2 पाई आर। ठीक, और उसको कितना टाइम लगा है, उसको टी टाइम लगा है। तो ये डिस्टेंस हो गया, ये टाइम हो गया, तो यहां से हमने क्या बता दिया, v बता दिया। सो दिस इज द स्पीड ऑफ दैट पार्टिकल। अब देखो क्या बोला गया है, इफ दिस पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड विद द सेम स्पीड, जो ये स्पीड है उतनी स्पीड से हमने प्रोजेक्ट किया एट एन एंगल थीटा टू द हॉरिजॉन्टल। तो अब प्रोजेक्टाइल मोशन की बात हो गई। तो यहां पर ये इस तरीके का सिचुएशन है और यहां पर एक पार्टिकल को हमने ऐसे थीटा एंगल पर प्रोजेक्ट किया इसी v स्पीड से। तो ये कुछ इस तरीके से मूव करेगा। हमसे पूछा गया द मैक्सिमम हाइट अटेन्ड बाय इट इज इक्वल टू 4r। तो जो मैक्सिमम हाइट हुआ दैट इज 4r। द एंगल ऑफ प्रोजेक्शन थीटा इज गिवन बाय। तो हमें अब इस प्रोजेक्टाइल मोशन में हमें पता होना चाहिए कि जो मैक्सिमम हाइट है उसका क्या फॉर्मूला होता है, राइट। सो ये हम लिख सकते हैं u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g, है ना। तो u की जगह हम v पुट कर देंगे, हमने v कंसीडर किया तो हम v यहां पर पुट कर लेंगे और हमें ये थीटा कैलकुलेट करके देना है। तो यहां से हमने साइन स्क्वायर थीटा को अगर हम लिखें, साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 2gh मैक्सिमम और डिवाइड बाई u स्क्वायर, है ना। इस तरीके से हमने लिखा। तो अब हमें सब गिवन है 2g और जो मैक्सिमम हाइट है वो बोला कि 4r है और इस v का वैल्यू तो हम कैलकुलेट कर चुके हैं। तो ये हमने यहां पर पुट कर दिया 4 पाई स्क्वायर r स्क्वायर और ये t स्क्वायर कहां चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा। ठीक है, तो ये साइन स्क्वायर थीटा का वैल्यू मिल गया। अब थोड़ा सा सिंप्लीफाई इसको हम कर लेते हैं। तो 4 से ये 4 कैंसिल हुआ, एक r से ये r कैंसिल हुआ। तो यहां पर हम देख सकते हैं अब साइन थीटा जब हम निकालेंगे तो स्क्वायर रूट ले लेंगे, है ना। तो स्क्वायर रूट जब लेंगे तो उधर क्या आ जाएगा, स्क्वायर रूट के अंदर 2gt स्क्वायर अपॉन पाई स्क्वायर, ठीक है, और फिर उसका साइन इनवर्स। तो ये हमारा इस सिचुएशन में आंसर होने वाला है। तो चलो चेक करते हैं कि कौन से ऑप्शन में कुछ इस तरीके का है, पाई स्क्वायर डिवाइड में नीचे क्या रहेगा, आर भी रहेगा। तो 2gt स्क्वायर अपॉन पाई स्क्वायर आर साइन इनवर्स है और स्क्वायर रूट भी है ना। तो इसका मतलब जो हमारा पहला ऑप्शन है ये बिल्कुल सही हो जाएगा, है ना। तो देखो इस क्वेश्चन में बेसिकली दो चैप्टर्स को मिक्स किया गया है, सिंपल कॉन्सेप्ट्स को मिक्स किया गया, लेकिन हमें रिलेट करना आना चाहिए कि यहां से हम क्या इंफॉर्मेशन निकालें, फिर वहां पर पुट करें और उससे हम क्वेश्चन को सॉल्व करें। सो इट इज अ गुड क्वेश्चन इन जेईई मेंस सेशन 1, ठीक है ना। किस तरीके से हम रिलेट करें चीजों को, है ना, ये अपने को आना चाहिए, ठीक है। तो यहां से जो आंसर रहेगा दैट इज ऑप्शन नंबर 1 फॉर दिस क्वेश्चन। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। दिस इज आवर नेक्स्ट, अ रेगुलर पॉलीगन ऑफ 6 साइड्स। तो मतलब रेगुलर हेक्सागन हो गया हमारे पास, is formed by a bending of wire of length 4 pi meter if an electric current of 4 pi root 3 ampere is flowing through the sides of the polygon, the magnetic field at the center of the polygon would be। तो पहली बात, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें पता होना चाहिए कि जो मैग्नेटिक फील्ड हम कैलकुलेट करते हैं एक फाइनाइट लेंथ के वायर की वजह से जिसमें आई करंट फ्लो करता है ना, एट अ परपेंडिकुलर डिस्टेंस आर, उसका क्या फॉर्मूला होता है। अगर वो फॉर्मूला हमें नहीं पता होगा तो हम ऑब्वियस सी बात है क्वेश्चन को हम सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो जेईई मेंस में एक और इंपॉर्टेंट बात जो ये है कि हमें हर चैप्टर से जो फॉर्मूलाज हैं वो डेफिनेटली हमें बहुत अच्छे तरीके से याद रहने चाहिए।
तो हमारा एक तो उससे स्पीड भी हमारा इंप्रूव होगा, है ना। अदरवाइज फिर अगर हमें फॉर्मूला ध्यान नहीं आया टाइम पर, है ना, तो हम डिराइव करने के ऊपर जाएंगे तो उससे टाइम वेस्ट होता है ना। तो वो चीज हमें नहीं करना है। तो जो फॉर्मूलाज हैं जे मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से दैट आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और इसी के साथ साथ अगर हम कुछ जब हम क्लास में क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं तो जो इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स होते हैं, जो स्टैंडर्ड क्वेश्चंस के जो इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स भी होते हैं, वो भी हमें बहुत अच्छे से याद होने चाहिए। ये काफी हेल्पफुल होते हैं जब हम एग्जाम दे रहे होते हैं, क्योंकि उससे एक तो हमें क्वेश्चन को पढ़ते ही समझ में आ जाता है कि इसको करना कैसे है ना, इसको क्या फॉर्मूला इसमें यूज होगा, है ना। तो दीज आर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो कि आपको याद रखने हैं। ऑलराइट, तो इस क्वेश्चन को अगर हम देखें तो हमारे पास एक वायर है जिसका लेंथ कितना हो जाएगा, 4 पाई हो जाएगा। अब इसको हमने किस में कन्वर्ट किया, एक रेगुलर हेक्सागन में कन्वर्ट किया। तो जो एक साइड बनेगा उस एक साइड का, तो जैसे मान लो कि हमने इस तरीके से ये रेगुलर हेक्सागन बनाया, है ना, इसके सेंटर पर हमें मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करना है। तो पहली बात, अगर ये जो एक साइड बनेगा, इस साइड का लेंथ अगर हम L कंसिडर कर लेते हैं तो ये जो L है ये कितना हो जाएगा, इट इज 4 पाई डिवाइड बाई 6। ठीक है, 4 पाई टोटल था, तो यहां से हमें मिल गया 2 पाई डिवाइड बाई 3 मीटर। दिस इज द लेंथ ऑफ वन वायर। तो किसी भी एक वायर की वजह से हम कैलकुलेट कर लेते हैं, है ना, इसमें से करंट कितना फ्लो कर रहा है ये तो हमें गिवन है, ये हमें गिवन है कितना, 4 पाई रूट 3, राइट। अच्छा, मान लो कि इस वायर की वजह से अगर मैं यहां पर इस सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन अगर मैं देखना चाहूं कि भाई कौन से डायरेक्शन में होगा, तो हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, है ना। थंब रूल से हम कैलकुलेट करेंगे। तो यहां पर करंट को हमने जो थंब है राइट हैंड का, उसको हमने करंट के डायरेक्शन में रखा, और जो फिंगर्स हैं उनको हमने कर्ल किया जहां पर भी हमें मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करना है। तो हमें देखना है कि उस पॉइंट पर जो टिप ऑफ द फिंगर्स है वो कौन से डायरेक्शन में जाती है। तो हमें साफ साफ पता चल रहा है कि अगर हम ऐसा करेंगे तो वो अंदर की तरफ जाएगा। तो मतलब इस वायर की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर, इट इज इन इनवर्ड डायरेक्शन इनटू द प्लेन ऑफ द बोर्ड, राइट। सिमिलरली इस वायर की सिचुएशन में भी ऐसा ही होगा, हर एक वायर की सिचुएशन में ऐसा ही होगा। तो किसी भी एक वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड हम कैलकुलेट करेंगे और उसको 6 से हम मल्टीप्लाई कर देंगे, तो उससे हमें नेट मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ दिस रेगुलर हेक्सागन वो हमें मिल जाएगा। ठीक, तो चलो एक वायर की वजह से हम कैलकुलेट कर लेते हैं। तो एक वायर को हमने इधर बना लिया, और ये वो सेंटर वाला पॉइंट है जहां पर हमें मैग्नेटिक फील्ड इस वायर की वजह से कैलकुलेट करना है। इसमें से कितना करंट है ये हमें दिया हुआ है। ठीक, अगर मैं पूछूं कि ये एंगल और ये एंगल कितना है, तो हमें पता है कि ये टोटल एंगल, एक साइड जो सेंटर पे टोटल एंगल बनाएगा दैट वुड बी द 60 डिग्री। सो ये हो जाएगा 30 डिग्री एंड दिस इज ऑल्सो 30 डिग्री, राइट। अब हमें फॉर्मूला पता होना चाहिए कि एक फाइनाइट वायर की वजह से अगर मैग्नेटिक फील्ड अगर हम लिखें तो दैट इज म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई आर और इंटू साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2, राइट। थीटा 1 थीटा 2 मैंने यहां पर बोल दिया है, थीटा 1 थीटा 2 हमने 30 डिग्री हो गया। आर परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है, मतलब ये वाले डिस्टेंस की मैं बात कर रहा हूं कि ये वाला डिस्टेंस कितना है, राइट। तो ये इसको हम आर की जगह पर रखेंगे। हमें पता है टोटल लेंथ जो हमारा है दैट इज 2 पाई बाई 3। तो ये अगर इतनी लेंथ की मैं बात करूं तो इट इज पाई बाई 3, राइट, इट इज पाई बाई 3 एंड दिस एंगल इज 30 डिग्री। तो हम इस ट्राइंगल में 10-30 डिग्री का कॉन्सेप्ट हम यूज कर सकते हैं तो आर को कैलकुलेट करने के लिए, राइट। सो अगर मैं 10-30 डिग्री यहां पर लिखूं, 10-30 डिग्री, सो 10-30 डिग्री क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर डिवाइड बाय बेस। तो परपेंडिकुलर तो हमें कितना पता है, इट इज पाई बाई 3 और ये हो गया हमारा आर। 10-30 डिग्री का जो वैल्यू है इट इज 1/√3। तो यहां से अगर हम आर कैलकुलेट करें तो ये √3 ऊपर जाएगा तो नीचे बचेगा। तो यहां से हमें मिला कि π/√3 ये हमारा क्या होगा, आर होगा, द परपेंडिकुलर डिस्टेंस। अब सब वैल्यूज को हम यहां पर पुट करते हैं और किसी एक वायर की वजह से कितना होगा मैग्नेटिक फील्ड वो हम कैलकुलेट कर सकते हैं। सो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई का वैल्यू हमें पता है इट इज 10⁻⁻⁷, तो उसको हम डायरेक्टली यहां पर पुट कर सकते हैं। ठीक है, तो चलो एक बार लिख लेते हैं, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई। अच्छा, आई का वैल्यू हमें गिवन है, आई इज 4π√3, 4π√3, दिस इज आई। और परपेंडिकुलर डिस्टेंस हम कैलकुलेट कर चुके हैं, इट इज पाई डिवाइड बाय √3, ये √3 ऊपर चला गया, ऑलराइट। और साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2, तो दोनों जगह 30-30 आएगा, साइन 30 इज 1/2, तो ये हो जाएगा 1, इधर लिख दिया हमने 1। ठीक, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इज 10⁻⁻⁷,
जो भी कैंसिल हो रहा है उसको कैंसिल करें, पाई से पाई कैंसिल हो गया और ये 3 बन जाएगा, तो ये आ जाएगा 12 और यहां पर था 1। सो 12 इंटू 10 रेज़ टू द पावर -7, 12 इंटू 10 रेज़ टू द पावर -7 टेस्ला, है ना। ये किसकी वजह से हुआ? ये एक वायर की वजह से हुआ। अब इसको हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे? तो जो नेट मैग्नेटिक फील्ड है बी नेट, ये अगर हम कैलकुलेट करें तो 6 टाइम्स ऑफ बी, इस तरीके से हम लिख सकते हैं। तो ये आ जाएगा 72, है ना, 72 इंटू 10 रेज़ टू द पावर -7 टेस्ला। सो दिस वुड बी अवर आंसर। तो हमसे पूछा हुआ है कि x इंटू 10 रेज़ टू द पावर -7, सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x? सो इट इज 72, इट इज 72। सो जो आंसर होगा इस क्वेश्चन का वो कितना हम लिख देंगे यहां पर 72, है, इसको हम फिल करेंगे तो इस तरीके से हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो थोड़ा सा यहां पर देखो इन्वॉल्व है कि किस तरीके से हम फॉर्मूला अपने को अच्छे से क्लियर होना चाहिए, उसमें कौन सा वैल्यू क्या होता है, θ1 θ2 को हम किस तरीके से मेजर करते हैं, है ना, आर क्या होता है। तो अब इससे एक और पॉइंट अपने को सीखना है कि जो फॉर्मूला है वो तो याद रखें ही, लेकिन उसकी लिमिटेशंस, उसमें कौन सी क्या चीज है, कब लगा सकते हैं कब नहीं लगा सकते हैं, ये जो बातें हैं ये भी हमारे लिए इक्वली इंपॉर्टेंट है, राइट। सो द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज 72। ओके, सो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। व्हाट इज अवर नेक्स्ट? सो दिस इज नेक्स्ट क्वेश्चन। टू आइडेंटिकल चार्ज्ड स्फीयर्स आर सस्पेंडेड बाय स्ट्रिंग्स ऑफ इक्वल लेंथ। अब देखो इस तरीके का क्वेश्चन भी है ना, ये पूछा जाता है, ठीक है, तो इसको भी बड़े ध्यान से हम देखें, है ना। इस तरीके के क्वेश्चन फिर से पूछे जा सकते हैं, इसमें कोई डाउट हमें नहीं है। द स्ट्रिंग्स मेक एन एंगल थीटा विथ ईच अदर व्हेन सस्पेंडेड इन वाटर। तो सबसे पहले तो हम ये इस तरीके का सिचुएशन बेसिकली हमें गिवन है कि दो स्ट्रिंग है और इस तरीके से ये यहां पर चार्जेस इससे अटैच्ड है और इस तरीके का सिचुएशन, और हमसे बोला है कि इनके बीच में एंगल जो है ना वो थीटा है, ऐसा हमसे बोला गया है। आइडेंटिकल चार्ज्ड स्फीयर्स हैं ये, ठीक है, सेम सेम चार्ज है दोनों के ऊपर, क्यू क्यू हम कंसीडर कर सकते हैं। द स्ट्रिंग्स मेक एन थीटा। और अब इसको क्या किया कि इस पूरे सिस्टम को हमने वाटर में इमर्स किया, तो उन्होंने बोला कि ये एंगल सेम ही रहा, वाटर में इमर्स किया तो एंगल सेम ही रहा। तो बताओ कि डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ वाटर कितना है, ऐसा हमसे क्वेश्चन में पूछा गया है। तो क्या चेंजेस आएंगे, है ना, इसके बारे में अब हम डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले तो ये वाली सिचुएशन ले लेते हैं, द सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम हियर। सो सारे फोर्सेस को अगर मैं बनाऊं, सो ये हो गया mg, इसको सिंपली वेट में लिख लेता हूं w, ठीक है। स्ट्रिंग में जो टेंशन होगा दैट इज t, और इनके बीच में अगर इस डिस्टेंस को अगर हम r कुछ कंसीडर कर लें तो इनके बीच में जो डिस्टेंस है, इनकी वजह से जो फोर्स होगा तो बेट इज बेसिकली एक इलेक्ट्रिक फोर्स होगा इनके बीच में, है ना, उसको हमने लिख लिया Fe। और ये तीनों फोर्सेस आपस में बैलेंस हो रहे हैं, है ना, दोनों के ऊपर लग रहे हैं। सिमिलर सिचुएशन हम दूसरे वाले के लिए भी बना सकते हैं, और सारे फोर्सेस बैलेंस हैं तो ये इक्विलिब्रियम में है। इस तरीके का सिचुएशन यहां पर हमें साफ साफ पहले दिखाई दे रहा है, ठीक। तो यहां से हम क्या करें कि यहां से लेट से कि इसको हमने इस तरीके से इक्वल पार्ट में डिवाइड कर लिया, तो ये जो एंगल है ये कितना हो जाएगा, दिस इज θ/2, है ना, इसको सिंपली मैंने लिख लिया फाई, है ना, फाई इज θ/2। तो ये वाला जो एंगल है ये भी कितना हो जाएगा, ये भी फाई होगा। तो टी के हमने दो कंपोनेंट लिए, टी कॉस फाई, टी साइन फाई। टी साइन फाई इसको बैलेंस करेगा, टी कॉस फाई इसको बैलेंस करेगा, तो मैं लिख सकता हूं टी साइन फाई इज इक्वल टू एफ ई, राइट, एंड टी कॉस फाई इज इक्वल टू वेट, है ना। इस तरीके से इक्वेशंस हम बना सकते हैं। और यहां से अगर मैं इन दोनों को डिवाइड करूं तो आई कैन राइट tan phi is equal to Fe upon weight, राइट। तो ये हमारा एक इक्वेशन हमें यहां से मिल गया। अब सेकेंड सिचुएशन हम देखते हैं। हमने क्या किया, ये जो पूरा सिस्टम था इसको हमने वाटर में इमर्स किया, है ना, कुछ इस तरीके से इसको हम बना लेते हैं। ये इस तरीके का कुछ सिचुएशन है, वाटर में इमर्स कर दिया कुछ इस तरीके से, ओके। लेट्स से कि डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, द रिलेटिव परमिटिविटी, वो इसका यहां पर हम कंसीडर कर लेते हैं, कुछ के हम कंसीडर कर लेते हैं। तो अब देखो कौन कौन से फोर्सेस होंगे। तो यहां पर अगर हम बात करें तो देखो वेट तो उतना ही रहेगा, इन्होंने बोला कि ये एंगल उतना ही रहा है ना, ये एंगल उतना ही रहा है। तो मतलब यहां से अगर मैं इस एंगल को अभी भी लिखूं तो अभी भी मैं इसको क्या लिख सकता हूं, फाई आई कैन राइट।
अच्छा, इधर जो फोर्स होगा इसके ऊपर क्या इफेक्ट पड़ेगा अगर हमने यहां पर एक मीडियम फिल कर दिया है? सो दिस फोर्स बिटवीन दीज टू, द नेट फोर्स बिटवीन दीज टू, वो रिड्यूस हो जाएगा के टाइम्स, है ना। तो इस फोर्स को अब मैं लिख सकता हूं एफ ई डिवाइड बाई के, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा क्योंकि मैंने वाटर में इमर्स किया है तो एक बॉइंट फोर्स भी आएगा, तो उस बॉइंट फोर्स को हमने कंसिडर कर लिया कि वो बी है ना। बॉइंट फोर्स इस तरीके से लगेगा। अच्छा, जो टेंशन होगा, क्या टेंशन का वैल्यू चेंज हो जाएगा? तो डेफिनेटली इस सिचुएशन में टेंशन अलग हो जाएगा। तो इस टेंशन को हमने कुछ कंसिडर कर लिया, इट इज टी डैश, बट एंगल वगैरह सब कुछ वही है। तो इधर जो कंपोनेंट बनेगा दैट इज टी डैश कॉस फाइव, और इधर जो बनेगा दैट इज टी डैश साइन फाइव। तो फिर से मैंने वही इक्वेशन लिखा, टी डैश साइन फाइव इज इक्वल टू एफ ई अपॉन के, ये पहला इक्वेशन। दूसरा हम लिख सकते हैं यहां पर द टी डैश कॉस फाइव प्लस बॉइंट फोर्स दैट इज इक्वल टू वेट, राइट। अगेन इन दोनों इक्वेशंस को, इस b को हम इधर ले जाते हैं और फिर से हम इन दोनों इक्वेशंस को डिवाइड कर लेते हैं। तो वहां से हमें क्या मिलेगा, टेन फाई इज इक्वल टू एफ ई अपॉन के, और यहां पर होगा वेट माइनस बॉइंट फोर्स, ठीक है। यहां से एक इक्वेशन ये मिला। टेन फाई ये भी है, टेन फाई वो भी है, तो इन दोनों इक्वेशंस को हम फिर से डिवाइड कर लेते हैं। इस वाली इक्वेशन को, लेट्स से दिस इज इक्वेशन नंबर 1 एंड दिस इज इक्वेशन नंबर 2, ओके, है ना। इस तरीके से हमने फिर से इनको डिवाइड किया। तो फिर से जब हम डिवाइड करेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड पे तो 1 बन जाएगा। सो 1 इज इक्वल टू, या सीधा सीधा हम कंपेयर भी कर सकते हैं, दोनों को हम कंपेयर कर ले तो एफ ई भी कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। सो एफ ई डिवाइड बाई के है, तो W माइनस बी, है ना। यहां पर अगर हम लिखें तो हम ऐसे लिख सकते हैं 1 अपॉन के इंटू डब्ल्यू माइनस बी दैट इज इक्वल टू 1 अपॉन W, है ना, द वेट, राइट। इसको इधर लेके गए, इसको इधर लेके गए, तो यहां पर हमने लिखा कि K इज इक्वल टू वेट अपॉन वेट माइनस P। ये इस तरीके का एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट हमें यहां पर मिल रहा है। इस तरीके का अगर कभी भी सिचुएशन हो तो ये चीज हम डायरेक्टली याद रख सकते हैं, इतना सब कुछ करने की हमें जरूरत नहीं पड़ेगी अगर ये चीज हमें पता है, राइट। तो काफी सारा टाइम हमारा सेव होगा और इसको याद रखना कोई टफ चीज नहीं है। इसको थोड़ा और अगर हम सिंप्लीफाई करें तो वेट को हम क्या लिख सकते हैं, लेट्स से कि द वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर इज v एंड उसका जो डेंसिटी है उसको हमने कंसीडर कर लिया सिग्मा, द स्फीयर का डेंसिटी, राइट, उसको हमने सिग्मा कंसीडर कर लिया। तो देखो यहां पर मैं लिख पाऊंगा, वेट को मैं क्या लिख पाऊंगा, वेट को हम लिख पाएंगे द डेंसिटी इंटू वॉल्यूम और इंटू जी। सिमिलरली यहां पर भी ये आएगा सिग्मा इंटू वी इंटू जी, और बॉइंट फोर्स क्या होता है, इसमें डेंसिटी किसका आएगा, लिक्विड का आएगा, ठीक है। तो हमने लिख लिया उसको रो, है ना, ये लिक्विड का डेंसिटी हो गया, इंटू वी इंटू जी हो गया। फिर से जब सिंप्लीफाई हम करेंगे तो सिंपल हमें मिला सिग्मा अपॉन सिग्मा माइनस रो, केवल इतना, है ना। तो ये है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का वैल्यू। इतना सबको सॉल्व करने के बाद बहुत सिंपल सा स्वीट सा हमारे पास एक रिजल्ट हमें मिल रहा है। तो इसको अगर हम डायरेक्टली याद रखेंगे तो बहुत ज्यादा अच्छा होगा हमारे लिए। तो सिग्मा डेंसिटी ऑफ द मटेरियल कितना है, 1.5। अब सब वैल्यूज को हम पुट कर देते हैं यहां पर। तो 1.5 ये हुआ, और रो कितना है, तो ये 1 ग्राम पर सीसी हमें दिया हुआ है, वो 1.5 दिया हुआ है, तो नीचे बच जाएगा 0.5, और इस तरीके से जो हमें वैल्यू मिलेगा दैट इज 3, है ना। ये 3/2 और ये 1/2, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का जो वैल्यू हमें मिलेगा वो कितना मिल जाएगा, 3 मिल जाएगा। कि जो वाटर है इस सिचुएशन में, जो भी जिस तरीके का सिचुएशन हमें दिया है उससे कैलकुलेट होकर के क्या आ रहा है कि डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना वाटर का, 3 है। तो देखो किस तरीके से हमें अगेन चीजों को रिलेट करना है ना, ये अपने को पता होना चाहिए। और साथ में कुछ जैसे ही कुछ हमें इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स अगर हमें मिलते हैं तो उनको हमें डायरेक्टली याद रखना होता है, ठीक है। तो फर्दर, है ना, फॉर द नेक्स्ट सेशन, है ना, इन चीजों का हम ध्यान रखें। ओके, सो दिस इज द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, आंसर इज 3। दिस इज आवर नेक्स्ट। 3 voltmeters all having different internal resistances are joined as shown in figure. When some potential difference is applied across A and B, the readings are V1, V2, V3. Choose the correct option. So this question is related to from current electricity. Current electricity से question आया है, और
थोड़ा सा इस डायग्राम को देख करके ऐसा लगता है सर वोल्टमीटर तो पैरेलल में होता है, यहाँ पर इस तरीके से अरेंज किया हुआ है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। ठीक है, तो सिंपल वोल्टमीटर बेसिकली क्या है, वोल्टमीटर इज द कॉम्बिनेशन, है ना, उसमें कुछ रेजिस्टेंस भी होता है, ठीक है ना, और फिर उसके अक्रॉस, उस रेजिस्टेंस के अक्रॉस कितना पोटेंशियल डिफरेंस है उसी को तो ये तो मेजर करेगा ये। ठीक, तो यहां पर सिंपल हमें क्या करना है, वोल्टमीटर ये है, तो ये वोल्टमीटर बोल रहा है कि जो रीडिंग है वो V1 है, मतलब इन दोनों पॉइंट्स के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो कितना है, वो V1 है। सिमिलरली इस वाले पॉइंट, मतलब यही वाला पॉइंट, और इसके बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो V2 है, और यहां पर इन दोनों पॉइंट्स के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस है दैट इज V3। तो देख करके हमें बताना है कि ये किस तरीके से ये चार ऑप्शंस हमें दिए हुए हैं और इनमें से क्या सही है क्या गलत है, ये हमें यहां पर बताना रहेगा। ठीक, सो अगर हम यहां पर कंसीडर करें कि लेट्स से कि यहां पर 0 है ना, यहां पर हम 0 कंसीडर कर सकते हैं। ठीक, तो या फिर डायरेक्टली हम बोल सकते हैं कि ये अपना V1 हो गया, ये V2 हो गया, है ना, V1 V2। तो मतलब इन दोनों पॉइंट्स के अक्रॉस अगर मैं पोटेंशियल डिफरेंस कैलकुलेट करूंगा तो डेफिनेटली ये कितना होगा, इट वुड बी द V1 प्लस V2। और उन्हीं दो पॉइंट्स के बीच में जितना पोटेंशियल यहां का होगा उतना यहां का होगा, जितना यहां का होगा उतना यहां का होगा, बट यहां से हमें दिख रहा है कि इट इज V3, तो हम डायरेक्टली बोल पाएंगे कि V1 प्लस V2 इज इक्वल टू V3, इसमें हमें कोई डाउट नहीं है ना। लेकिन जो क्वेश्चन है उसमें देखो, क्वेश्चन इतना कोई टफ नहीं है ना, इट इज अ सिंपल काइंड ऑफ क्वेश्चंस, लेकिन थोड़ा सा कंफ्यूजन क्रिएट हो जाता है, तो हमें कंफ्यूज नहीं होना है। जो भी हमने पढ़ा है उसके ऊपर हमें विश्वास रखना है, बिल्कुल सही है, और उसके अकॉर्डिंग हमें आंसर्स करने हैं ना। ऑप्शंस को देख करके भी थोड़ा सा दिमाग में आ जाता है कि क्या है क्या नहीं है, ऐसा क्वेश्चन दे दिया। कई बार सिंपल क्वेश्चंस जब होते हैं तो उनसे डर क्रिएट हो जाता है कि इतना सिंपल से क्वेश्चन है ना, ऐसा कैसे हो सकता है। ठीक है, तो जो भी हम पढ़ें, है ना, अगर वो हमने उस पर मेहनत किया है तो हमें इसका विश्वास होता है। ठीक है, सो आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज फोर्थ ऑप्शन, इट इज V1 प्लस V2 इज इक्वल टू V3। ओके, दिस इज आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। द मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ वायर लूप फॉर्म्ड बाय टू सेमी सर्कुलर। अब देखो ये इस तरह के क्वेश्चंस भी, है ना, अलग अलग लूप बना देंगे, अलग अलग लूप बना देंगे, है ना। कभी इस तरीके का बना दिया, कभी मान लो कि ये इस तरीके का है, इस तरीके का लूप बना दिया, फिर सेंटर पे पूछ लिया, मतलब कुछ कुछ चेंजेस करते रहेंगे, बट द कॉन्सेप्ट इज सेम। और काफी बार इस तरीके के क्वेश्चंस हमसे पूछे जाते हैं, तो ये अपने को ध्यान रखना है। ठीक है, तो चलो इस क्वेश्चन में अगर हम देखें, इसको जो बनाया उसको तो हम हटा देते हैं। इस क्वेश्चन में अगर हम देखें तो देखो हमें क्या कैलकुलेट करना रहेगा इस सिचुएशन में। तो ये जो यहां पर दिखाया हुआ है ओ, यहां पर मैग्नेटिक फील्ड करंट हमें यहां पर गिवन है कि 4 एम्पियर का फ्लो हो रहा है, रेडियस R1 R2 हमें गिवन है 2 पाई एंड 4 पाई। इस फॉर्म में मैग्नेटिक फील्ड निकल करके आएगा, अल्फा का वैल्यू कितना होगा ये हमें यहां पर बताना है। तो अल्टीमेटली अगेन द फॉर्मूलाज आर वेरी इंपॉर्टेंट। तो हमें पता होना चाहिए कि अगर पूरा एक सर्कुलर लूप है, उसके सेंटर पर अगर हमें मैग्नेटिक फील्ड लिखना है B, तो दैट इज म्यू नॉट I अपॉन 2R, और अगर आधा हो जाए तो इसको आधे से डिवाइड करो, मतलब 2 से डिवाइड कर दो। ठीक है, तो उस सिचुएशन में जो मैग्नेटिक फील्ड होगा दैट इज म्यू नॉट I अपॉन 4R, है ना। ये सेमी सर्कल के लिए हो गया। तो यहां पर कुछ लेट्स से कि इस तरीके से ये करंट फ्लो कर रहा है, ये, है ना, ऐसे कुछ करंट फ्लो हो रहा है। अगेन हमें पता होना चाहिए कि जो वायर है, वायर की एक्सिस पर अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो इनकी वजह से तो 0 होगा, मतलब इसकी वजह से कितना है, 0 है। तो हमें केवल इस सेमी सर्कल, इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड हमें देखना है, उसके साथ हमें डायरेक्शन भी पता होना चाहिए। अगर मान लो कि इस तरीके का सिचुएशन हमें दिया हुआ है, सर्कुलर सेक्शन हमें दिया हुआ है, तो फिर हम क्या करेंगे, राइट हैंड की जो फिंगर्स है वो उस डायरेक्शन में हम कर्ल करेंगे जिस डायरेक्शन में द करंट इज फ्लोइंग, राइट। सो करंट इस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है, तो मैंने ऐसे ही कर्ल किया, तो जो मेरा थंब है वो कहां जा रहा है, अंदर। ठीक है, थंब कहां जा रहा है, अंदर। तो सेंटर पर जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो किस तरफ हो जाएगा, हमारा अंदर की तरफ। सिमिलरली नीचे वाले की वजह से अगर हम देखें तो नीचे वाले की वजह से भी जो करंट है वो कुछ इस तरीके से फ्लो कर रहा है, तो हमने ऐसे ही कर्ल किया, तो अगेन थंब कहां जा रहा है, अंदर। तो दोनों की वजह से मैग्नेटिक फील्ड कहां है, इनवर्ड डायरेक्शन में। तो इंडिविजुअल हम कैलकुलेट करेंगे और ऐड कर देंगे, तो हमें नेट मैग्नेटिक फील्ड एट O हमें मिल जाएगा। ठीक, सो B1 अगर हम लिखें बड़े वाले सेमी सर्कल की वजह से, तो फॉर्मूला ये रहा, म्यू नॉट I इज 4 एम्पियर, राइट, अपॉन 4 और इनटू R,
आर देखो कितना है, R2 हम लिखेंगे, है ना, ये 4 पाई यहां पर लिख लेते हैं, ठीक। B2 की अगर हम बात करें तो इट इज म्यू नॉट 4 और 4 इंटू 2 पाई, इस तरीके से हम लिख देंगे, है ना, ठीक। सो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई तो कितना हो जाएगा, 10⁻⁻⁷, ठीक। म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, इस 4 से ये 4 कैंसिल हो गया, तो इसका मतलब ये जो आंसर आया दैट इज 10⁻⁻7 टेस्ला। और इधर अगर हम बात करेंगे तो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, है ना, और ये 2 से ये 2 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 2 इंटू 10⁻⁻7 टेस्ला, राइट। तो टोटल कितना हो जाएगा, बी नेट की अगर हम बात करेंगे इट इज B1 प्लस B2, नो डाउट। तो ये आ गया 3 इंटू 10⁻⁻7 टेस्ला। सो दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड इन दिस सिचुएशन। अल्फा का वैल्यू हमसे पूछा गया, सो अल्फा कितना है, तो ये 3 है ना। अगेन देखो फॉर्मूला अगर हमें याद होगा तो हम डेफिनेटली क्वेश्चन को हम सॉल्व कर पाएंगे। ओके, सो आंसर इज 3। दिस इज द नेक्स्ट, अ क्लोज्ड ऑर्गन पाइप। दिस क्वेश्चन इज रिलेटेड टू द साउंड वेव्स, जिसमें हम ऑर्गन पाइप्स की बात करते हैं, है ना। और ये इस टाइप के क्वेश्चंस भी बार बार पूछे जाते हैं, है ना। ऑर्गन पाइप हो गया, या फिर जब हम वेव्स ऑन ए स्ट्रिंग की बात करते हैं तो जब उसमें स्टैंडिंग वेव्स बनती हैं, सोनोमीटर वायर हो गया, ठीक, उस तरीके के क्वेश्चंस भी बार बार पूछे जाते हैं और ऑलमोस्ट सेम से ही होते हैं, चाहे हम स्टैंडिंग वेव इन ए स्ट्रिंग की बात कर लें या फिर स्टैंडिंग वेव्स इन ऑर्गन पाइप्स की बात कर लें, है ना। सिमिलर तरीके की सिचुएशंस हैं, तो ये दोनों जगह हेल्प करेंगी और क्वेश्चंस फ्रीक्वेंटली पूछे जाते हैं, तो अपन को आना चाहिए। देखते हैं, अ क्लोज्ड ऑर्गन पाइप 150 सेंटीमीटर लॉन्ग गिव्स 7 बीट्स पर सेकंड विद एन ओपन ऑर्गन पाइप ऑफ लेंथ 350 सेंटीमीटर, बोथ वाइब्रेटिंग इन फंडामेंटल मोड, द वेलोसिटी ऑफ साउंड इज। ये हमसे पूछा गया है। तो पहली बात हमारे पास क्या है, एक क्लोज्ड ऑर्गन पाइप है, दिस इज द क्लोज्ड ऑर्गन पाइप विच इज क्लोज्ड एट वन एंड, राइट। तो इस तरीके का सिचुएशन, और इसका लेंथ हमें दिया है 150 सेंटीमीटर, 150 सेंटीमीटर, ठीक। ये अपने फंडामेंटल मोड में ये वाइब्रेट कर रहा है, फंडामेंटल मोड, तो अपने को फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी आना चाहिए। क्लोज्ड फंडामेंटल मोड में किस तरीके से वाइब्रेट करेगा, तो अगर मैं प्रेशर वेव को यहां पर बनाता हूं, ठीक है, प्रेशर वेव को अगर हम बनाएं तो प्रेशर वेव को फंडामेंटल मोड में हम इस तरीके से बनाएंगे। यहां पर क्या बनेगा, प्रेशर का यहां पर नोड बनेगा, और यहां क्या बनेगा, तो यहां पर एंटी नोड बनेगा, है प्रेशर साउंड वेव की मैं बात कर रहा हूं, ठीक। ठीक, तो ये इसमें अगर हम बात करें तो एक लूप का आधा है ये, है ना। तो मतलब इस लेंथ को लैम्डा की टर्म्स में आई कैन राइट λ/4। सो डेफिनेटली यहां से मैं लिखूंगा कि λ/4 इज इक्वल टू 150 सेंटीमीटर। ये हमें इस सिचुएशन में गिवन है, ठीक है। एंड करेक्शंस वगैरह यहां पर हम कंसिडर नहीं कर रहे हैं, सिंपल हमने लिखा λ/4 इज इक्वल टू 150 सेंटीमीटर, वो हमें यहां पर कंसिडर करना भी नहीं है, ठीक है। तो ये सिचुएशन हो गया। तो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी की अगर हम बात करें, एफ वी इज इक्वल टू एफ लेमडा, ये हमें फॉर्मूला पता होता है, देयरफॉर फ्रीक्वेंसी इज वी डिवाइड बाय लेमडा, ये हमें यहां पर मिल जाएगा, ठीक है ना। और इस लेंथ को अगर सिंपल मैं L कंसिडर कर लेता हूं तो ये 4L हो जाएगा। सो V डिवाइड बाई 4L, ये हमें पता होना चाहिए कि इट इज द फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, है ना। ये हम सीधा फॉर्मूला भी याद रखते हैं हम, है ना, कि जब मान लो कि n लूप्स जब बन जाते हैं तो उस सिचुएशन में क्या फॉर्मूला होता है, या हम इस फंडामेंटल अप्रोच से हम ये कैलकुलेट कर सकते हैं। सो इट इज V डिवाइड बाई 4L। सिमिलर तरीके से अगर हम किसकी बात करेंगे, ओपन ऑर्गन पाइप की, है ना, ओपन ऑर्गन पाइप की अगर हम बात करेंगे तो इसमें दोनों ओपन एंड पर प्रेशर का क्या बनेगा, नोड बनेगा। और उस सिचुएशन से हम देख सकते हैं कि उस सिचुएशन में जो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ओपन के लिए लिख रहा हूं वो कितना मिलेगा, वो मिलेगा हमें V/12, ठीक है। L1 L2 कर लो क्योंकि दोनों की लेंथ हमें अलग अलग यहां पर दिया हुआ है, तो इस तरीके से हम ये लिख सकते हैं। अब बस 7 बीट्स हमें मिल रही है, बोला गया 7 बीट्स मिल रही है ना। 7 बीट्स मतलब जो फ्रीक्वेंसीज का जो डिफरेंस है ना, वो हमें कितना दिया हुआ है, 7 दिया हुआ है ना। बीट फ्रीक्वेंसी हम किस तरीके से कैलकुलेट करते हैं, F1 माइनस F2, है ना, मोड लगा करके, मतलब ज्यादा में से कम को हमें माइनस करना होता है, ठीक है। तो वहां से ये हमें गिवन है, तो चलो अब हम यहां पर पुट कर देते हैं। सो V डिवाइड बाई 4 इंटू 150, ये बात हो गई किसके लिए, क्लोज्ड वाले के लिए, माइनस, है ना, V डिवाइड बाई यहां पर लिखेंगे हम 350 के लिए 2 इंटू 350, ठीक है ना। तो मैंने पहले ही बोला कि इसको आप मोड में रखो। सो इट इज इक्वल टू
7 है ना, तो उसमें से इसको माइनस कर देंगे। तो ये यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो V तो हमारा कॉमन आ गया है ना, बड़े में से है ना, प्लस साइन के साथ, तो अब इसमें से इसको माइनस कर लो। ये दिस इज V डिवाइड बाई 700, नहीं सही किया हमने है ना, जरूरत नहीं, ये दिस इज V डिवाइड बाई 600, ठीक। तो जब हम लेंगे तो ये वैल्यू ज़्यादा होगा, तो ऊपर आ जाएगा 100 और नीचे आएगा 700 और इंटू 600, इस तरीके से ये होगा, ठीक। तो V का वैल्यू जब हम सॉल्व करेंगे है ना, कुछ हमने गड़बड़ किया क्या, ये हमारा कितना हो गया 600, दिस इज 700 नहीं ठीक है, ओके। तो यहां से जब हम करेंगे तो ये आ जाएगा 7, ठीक। सो V इज इक्वल टू, देखो हमें कितना मिल रहा है, तो अच्छा ये हमें किस में दिया हुआ था, सेंटीमीटर में गिवन था है ना, और ये पर सेकंड में था, तो सेंटीमीटर पर सेकंड में हमें ये वैल्यू मिलेगा, ठीक है। सो 700, तो 7 ये 700 इंटू 6 और इंटू 7, ये हमारा क्या होगा, स्पीड ऑफ साउंड होगा है ना। V का वैल्यू जो है इसमें से इसको हम अलग कर लेते हैं, तो 7 इंटू 6 इंटू 7, ये हमें किस में मिलेगा, मीटर पर सेकंड में मिलेगा। हमसे किस में पूछा जा रहा है, मीटर पर सेकंड में पूछा जा रहा है, इस बात का भी हम ध्यान रखें, ठीक है। सो ये आ जाएगा 49 इंटू 6, 49 इंटू 6 4 294 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। सो आंसर कितना होगा 294 मीटर पर सेकेंड, तो वही वैल्यू हम यहां पर फिल कर देंगे। तो ये जो हमारा आंसर है इस क्वेश्चन के लिए दैट इज 294 है ना। तो थोड़ा सा देखो किसकी बात में, जो हमें यूनिट्स जो होती है ना, उनके बारे में भी हमें थोड़ा ध्यान रखना है, और किस तरीके से क्वेश्चन को प्रोसेस करना है ये अपने को आना चाहिए, ठीक है। सो अगेन द फॉर्मूलाज आर वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। Two insulated circular loop A and B, radius A, carrying a current of I in the anti-clockwise direction as shown in figure. The magnitude of the magnetic induction at the center will be. देखो फिर से जो क्वेश्चंस हैं, मैं अगेन आपको बोल रहा हूं कि अलग अलग तरीके से क्वेश्चंस को फ्रेम किया जाता है मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करने के लिए। कई बार सर्कुलर लूप्स का वो यहां पर कॉम्बिनेशन बना लेते हैं, या सर्कुलर लूप हो गया, इनफाइनाइट वायर हो गया, सेमी इनफाइनाइट वायर हो गया, इनके कॉम्बिनेशंस। तो ये फॉर्मूलाज आर इंपॉर्टेंट, ठीक है ना। तो ये बड़ी जरूरी बात है। तो हम देख चुके हैं कि सर्कुलर लूप, तो यहां पर दो लूप हैं विच आर केप्ट परपेंडिकुलर टू ईच अदर, एक हॉरिजॉन्टल प्लेन में हो गया, एक वर्टिकल प्लेन में हो गया, दोनों का सेंटर एक ही है, परपेंडिकुलर एक दूसरे से वो रखे हुए हैं। दिस इज द सिचुएशन, और हमें ये जो कॉमन सेंटर है इस पर हमें बताना है कि मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा। तो अगेन द डायरेक्शन की अगर हम बात करें, जो नीचे वाला जो लूप है उसमें करंट कुछ इस तरीके से फ्लो कर रहा है। मैंने बताया था कैसे कर्ल करना है, करंट के डायरेक्शन में। तो कहां गया था हम, ऊपर। तो जो हॉरिजॉन्टल प्लेन में रखा है उसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड हुआ ऊपर। सिमिलरली अगर हम इस वाले लूप की बात करें, तो इसमें लेट्स से कि इस तरीके से ये करंट फ्लो कर रहा है, ऐसे अगर करंट फ्लो कर रहा है तो ऐसे हमने फिंगर्स को कर्ल किया, थंब कहां गया, अंदर की तरफ। तो एक अंदर है और एक कहां है, तो एक ऊपर है। तो दोनों मैग्नेटिक फील्ड के बीच में कितना एंगल हुआ, 90 डिग्री, ठीक। अच्छा, मैग्नेटिक फील्ड क्योंकि सब कुछ सेम दिया हुआ है कि करंट बराबर है, रेडियस बराबर है, तो दोनों की वजह से मैग्नेटिक फील्ड सेम होगा। तो आई कैन राइट बी नेट इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ b1 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर। वेक्टर क्वांटिटी है तो हमें रिजल्टेंट इस तरीके से निकालना पड़ेगा, b1 b2 सेम है, इट इज √2 टाइम्स ऑफ b। तो किसी भी एक की वजह से निकाल लेते हैं, और एक लूप की वजह से मैग्नेटिक फील्ड हम कितना लिखते हैं, इट इज μ0I डिवाइड बाई 2r। इस तरीके से हम लिखते हैं, ठीक है। वैल्यूज पुट कर देते हैं। सो √2 μ0I, करंट कितना हमें गिवन है, रेडियस a है और करंट I ही है, सो I अपॉन 2 इंटू a, इस तरीके से लिख दिया। तो √2 आ जाएगा नीचे और वही हमारा आंसर होगा। तो देखो √2 किस में है, √2 ये रहा है ना। √2 ऑब्वियस सी बात है कि √2 है ना, a के ऊपर कोई रूट नहीं है वो, है ना। सो आंसर इज μ0I अपॉन √2 इंटू a, है ना। सो दिस इज थर्ड ऑप्शन, ये हमारा क्या होगा, इसमें सही होगा, ठीक है। तो अगेन आपको समझ में आ रहा होगा कि किस तरीके से अलग अलग कॉम्बिनेशन से मैग्नेटिक फील्ड के बारे में डेफिनेटली हमसे पूछा जाता है ना। दिस इज द क्वेश्चन फ्रॉम सेमीकंडक्टर वाला पार्ट। जीना डायोड से रिलेटेड क्वेश्चन हर बार पूछा जाता है, इसके बारे में बहुत ही अवेयर रहे। ये क्वेश्चन, इस तरह के क्वेश्चन हमें आना ही चाहिए। A Zener diode of breakdown voltage 10 volt is used as a voltage regulator as shown in the figure. The current through the Zener diode is. सबसे पहले इस तरह के क्वेश्चन जब भी आए तो आप चेक करो
कि जो जीनर डायोड है क्या वो रिवर्स बायस में है, क्या जो जीनर डायोड है क्या उसका ब्रेकडाउन हो चुका है, क्या मतलब ब्रेकडाउन हुआ है कि नहीं हुआ है, ये डेफिनेटली आपको चेक करना ही पड़ेगा। तो सबसे पहले तो वही हम चेक कर लेते हैं। तो सबसे पहले देखो हमें ब्रेकडाउन वोल्टेज इसका दिया हुआ है कि अगर जीनर डायोड के ऊपर 10 वोल्ट से ज्यादा रिवर्स बायस में अगर उसके ऊपर वोल्टेज आया तो वो उसका ब्रेकडाउन हो जाएगा। और ब्रेकडाउन होने का मतलब ये है कि अब जिन भी दो टर्मिनल्स के बीच में दैट जीनर डायोड इज कनेक्टेड, उन दोनों के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो 10 वोल्ट रहेगा, है ना। इट इज यूज्ड एज अ वोल्टेज रेगुलेटर, राइट। तो अब हम चेक करते हैं कि लेट्स से, है ना, अब चेक कैसे करें कि वो ब्रेकडाउन हुआ कि नहीं हुआ, ये किस तरीके से हम चेक करें। तो आप सबसे पहले ये कंसीडर कर लो कि ये लेट्स से किसका ब्रेकडाउन नहीं हुआ है। रिवर्स बायस में इसको यूज किया हुआ है, हम ये देख सकते हैं, दिस इज प्लस दिस इज माइनस, बट दिस इज प्लस दिस इज माइनस, सो अपोजिट पोलैरिटी के साथ ये कनेक्टेड है, इट इज इन रिवर्स बायस, उसका कोई दिक्कत नहीं है। दूसरी बात, अब हम चेक करते हैं, तो चेक कैसे करते हैं, ये मान करके हम चेक करते हैं कि लेट्स से कि ब्रेकडाउन नहीं हुआ। अगर ऐसा है तो फिर उस सिचुएशन में क्या होगा कि ये 20 वोल्ट का हमारा बैटरी है, अगर इसका ब्रेकडाउन नहीं हुआ तो ये रिवर्स बायस में, और हम जानते हैं रिवर्स बायस में अगर कोई डायोड होगा तो वो करंट को फ्लो नहीं होने देगा। तो इस ब्रांच से तो फिर कोई करंट जाएगा नहीं, अगर हम कंसीडर करें कि इसका ब्रेकडाउन नहीं हुआ है तो इधर नहीं जाएगा, तो करंट ऐसे फ्लो होगा। अगर ऐसे फ्लो होगा, ये 20 वोल्ट का है, कुछ इसके ऊपर ड्रॉप होगा, कुछ इसके ऊपर ड्रॉप होगा, ये 200 है, ये 500 है, तो डेफिनेटली 500 के ऊपर जो वोल्टेज होगा वो 10 वोल्ट से तो ज्यादा ही ड्रॉप होगा, क्योंकि इक्वल रेजिस्टेंस नहीं है, उसका रेजिस्टेंस ज्यादा है, जिसका रेजिस्टेंस ज्यादा है उसके ऊपर ज्यादा ड्रॉप होगा। तो ऑब्वियस सी बात है 10 वोल्ट से ज्यादा ड्रॉप होगा, इसका मतलब अगर 10 वोल्ट से ज्यादा ड्रॉप हुआ तो इसका तो ब्रेकडाउन होना पक्का है, ठीक है। तो इस सिचुएशन में ब्रेकडाउन हो रहा है। अगर ब्रेकडाउन हो रहा है तो क्या पक्का हो गया, ये पक्का हो गया कि अब इन दोनों टर्मिनल्स के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस है इट इज 10 वोल्ट, ये पक्का हो गया। तो मतलब इस रेजिस्टेंस के ऊपर कितना पोटेंशियल आ रहा है, 10 वोल्ट। तो बाकी का 10 किसके ऊपर गया, बाकी का 10 इसके ऊपर है, क्योंकि बैटरी 20 वोल्ट की है। तो क्या हम करंट बता सकते हैं, यस, इसमें से हम करंट बता सकते हैं। इसमें से करंट कितना होगा, हमसे करंट थ्रू जीनर डायोड हमसे पूछा गया था, ठीक है। तो इसमें से हम करंट बता सकते हैं 10 डिवाइड बाई 200 एम्पियर। इसमें से करंट हम बता सकते हैं ये पूरी ब्रांच, इसमें से करंट हम बता सकते हैं 10 डिवाइड बाई 500 एम्पियर। तो इतने से इतना इधर चला गया, तो इधर कितना गया करंट थ्रू जीनर डायोड, यही हमें कैलकुलेट करना है। सो IZ इज इक्वल टू, ये तो कैंसिल हो जाएगा, सो 1/20 माइनस 1/50, 50 माइनस 20 इज 30 एंड नीचे है 1000 को ऊपर ले जाएंगे, सो इट इज 30 मिली एम्पियर। कितना आंसर आएगा, 30 मिली एम्पियर। और इस तरीके से हमें ऑप्शन नंबर 3 अपना मिल जाएगा, और ये हमारा आंसर हो गया फॉर दिस क्वेश्चन। आई होप कि आपको ये पूरा प्रोसेस समझ में आ गया होगा, है ना। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, है ना। इस तरीके का क्वेश्चन डेफिनेटली आपको फिर से मिलेगा देखने के लिए, इसमें कोई डाउट नहीं है। सो आंसर इज थर्ड ऑप्शन। Okay, next is consider a disk of mass 5 kg, radius 2 meter, rotating with angular velocity 10 radian per second about an axis perpendicular to the plane of the rotation. An identical disk is kept. तो एक डिस्क है ना, घूम रही थी, लेट्स से कि ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी है ना, 10 रेडियन पर सेकेंड हमें वो दिया हुआ है। अब उसके ऊपर क्या किया हमने, एक और डिस्क है ना, सिमिलर डिस्क, उसी तरीके का डिस्क, उसके ऊपर आराम से धीरे से हमने उसके ऊपर रख दिया। क्या होगा, स्टार्टिंग में दोनों के बीच में स्लिपिंग होगा, और फाइनली ड्यू टू द फ्रिक्शन वो क्या होने लग जाएंगे, दोनों डिस्क सेम एंगुलर वेलोसिटी के साथ, कुछ और 10 से अलग, है ना, उस एंगुलर वेलोसिटी के साथ दोनों एक साथ मूव करने लग जाएंगे, क्योंकि फ्रिक्शन है। फ्रिक्शन थोड़ी देर के बाद दोनों के बीच में जो रिलेटिव स्लिपिंग है उसको बंद कर देगा, और दोनों एक साथ मूव करने लग जाएंगे। इस प्रोसेस में क्या होगा, एनर्जी डिसिपेट होगा। द एनर्जी डिसिपेटेड सो दैट बोथ द डिस्क कंटिन्यू टू रोटेट टुगेदर विदाउट स्लिपिंग। तो थोड़ी देर के बाद विदाउट स्लिपिंग दे विल रोटेट, और इस प्रोसेस में जो एनर्जी डिसिपेट हुआ वो हमें बताना है। तो पहले कुछ काइनेटिक एनर्जी था, रोटेट कर रहा था, हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, आई कैन राइट। बाद में क्या हुआ कि ओमेगा कुछ चेंज हो गया, अगर वो उसको अगर मैं किसी तरह अगर मैं कैलकुलेट कर लेता हूं, तो पहले काइनेटिक एनर्जी कितना था ये पता है, बाद में काइनेटिक एनर्जी कितना होगा ये हम निकाल लेंगे। दोनों का जो डिफरेंस होगा वो कहां गया, दैट एनर्जी इज डिसिपेटेड, तो वो हमें मिल जाएगा। अब ये बाद का ओमेगा कैसे कैलकुलेट करें, है ना। तो सिचुएशन किस तरीके का है, सिचुएशन में अगर हम देखें तो यहां पर एक डिस्क तो ये था, और इसके ऊपर एक और डिस्क हमने कुछ इस तरीके से
रख दिया, है ना। अब ये दोनों कंबाइंड फॉर्म में ये दोनों डिस्क जो है वो रोटेट कर रही है, और लेट्स से कि अभी जो एंगुलर वेलोसिटी है वो कुछ ओमेगा डैश हो चुका है, ये पहले ओमेगा था। अच्छा, ये हम किस तरीके से कैलकुलेट करें? इस एक्सिस के अबाउट इस प्रोसेस में जो एंगुलर मोमेंटम है वो क्या रहेगा? वो सेम रहेगा। तो उसी वजह से हम यहां पर कैलकुलेट करेंगे कि जो फाइनल ओमेगा है वो कितना होगा, ठीक है। क्योंकि जो फ्रिक्शन दोनों के ऊपर लगेगा ना, फ्रिक्शन ऊपर वाले के ऊपर लगेगा, फ्रिक्शन नीचे वाले के ऊपर भी लगेगा, तो जो सिस्टम है उसके ऊपर नेट जो टॉर्क है वो आएगा नहीं अबाउट दिस एक्सिस, तो वो क्या होगा? एंगुलर मोमेंटम यहां पर कंजर्व होगा। तो चलो, पहले एंगुलर मोमेंटम कितना है? एंगुलर मोमेंटम इस एक्सिस के अबाउट इस डिस्क का हम लिखने वाले हैं, दैट इज आई ओमेगा। तो आई कितना है? डिस्क है, mr² 2 लिखा जाएगा, मास वगैरह सब कुछ हमें गिवन है। सो हमने लिखा mr² डिवाइड बाई 2 इंटू ओमेगा, ये पहले था। बाद में कितना होगा? बाद में ये एक साथ घूमने लग गई, लेट से वो एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा डैश है, तो हमने लिखा ट्वाइस ऑफ mr² बाई 2, है ना। ये बाद में मोमेंट ऑफ इनर्शिया और इनटू ओमेगा डैश, ठीक। सो ओमेगा डैश हमें यहां से मिल गया, इट इज ओमेगा डिवाइड बाई 2, ठीक है। और जैसे ही ये हमें मिला तो बाद का काइनेटिक एनर्जी अब हम पता कर सकते हैं, और इनिशियल भी हमें पता है। सो एनर्जी डिसिपेटेड, है ना, अगर ये हमें कैलकुलेट करना है, एनर्जी डिसिपेटेड, ये अगर हम कैलकुलेट करें तो आई कैन राइट हाफ आई ओमेगा स्क्वायर mr² बाई 2, ये पहले था, और माइनस हाफ इंटू mr² बाद का मोमेंट ऑफ इनर्शिया मल्टीप्लाइड बाई 2 करेंगे ना इसको, और इंटू ओमेगा² डिवाइड बाई 4, हाफ आई ओमेगा²। तो इन दोनों का जो डिफरेंस है वही हमारा आंसर होगा। तो इधर 4 है, और है ना mr² वगैरह ये सब कुछ तो कॉमन आ जाएगा, 1/2 भी कॉमन आएगा, 1/2 माइनस 1/4 तो 1/4 आएगा, तो 1/8 हो गया। सो 1/8 mr² ओमेगा², दिस इज अवर आंसर। सब वैल्यूज को पुट कर देते हैं, 1/8 इंटू 1/8, मास कितना है? 5 है, ये 5 लिखा। फिर उसके बाद r कितना है? 2 है, तो 4 किया, और यहां कितना है? ये है 10, तो ये हुआ 100, ठीक है। और इसको अब हम सॉल्व कर लेंगे, तो 4 से ये 2 हुआ, वो 50 हुआ, तो 250, है ना। यहां से अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो 250 जूल, ये हमारा क्या आंसर होगा इसमें, है ना, ठीक है। 4 से ये 2, 2 से वो 50, और 50 इंटू 5 कितना हो जाएगा? 250, ठीक है। तो इस तरीके से जो एनर्जी डिसिपेट होगा इस सिचुएशन में वो कितना मिल जाएगा हमें? 250 जूल, ठीक है। तो प्रोसेस अगेन देखो, रोटेशन का इक्वेशन है, एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन भी है, और एनर्जी हमें किस तरीके से कैलकुलेट करना है वो भी है, ठीक। तो अच्छा इक्वेशन है ये, है ना। इसको, इस तरीके कॉन्सेप्ट को हम डेफिनेटली यहां पर ध्यान रखें, राइट। दिस इज नेक्स्ट द फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लोज्ड ऑर्गन पाइप। मैं बोल रहा हूं कि अलग अलग तरीके से क्लोज्ड ऑर्गन पाइप या फिर स्ट्रिंग में स्टैंडिंग वेव हो गया, इस तरीके का क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ऑफ अ क्लोज्ड ऑर्गन पाइप इज इक्वल टू द फर्स्ट ओवरटोन फ्रीक्वेंसी ऑफ एन ओपन ऑर्गन पाइप। अब फर्स्ट ओवरटोन फ्रीक्वेंसी किसके लिए हमसे बोला जा रहा है? ओपन ऑर्गन पाइप, है ना। ओपन ऑर्गन पाइप, दोनों एंड से ओपन हो गया। फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी अभी हमने देखा था V/12 होता है ना। और इसमें सब हार्मोनिक्स, ऑड हार्मोनिक्स, इवन हार्मोनिक्स सब हमें मिलते हैं किसमें? ओपन के केस में। तो जो फर्स्ट ओवरटोन की बात हमसे हो रही है ना, उसका जो फ्रीक्वेंसी है वो कितना हो जाएगा? मतलब फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी को हम 2 से मल्टीप्लाई करें तो मतलब V/L, है ना। ये फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी हुआ किसका? ओपन ऑर्गन पाइप का। If length of the organ pipe is 60 centimeter, the length of closed organ pipe is equal the fundamental frequency of closed organ pipe. Closed organ pipe का कितना होता है? V/4L होता है ना। और लेंथ ऑफ द ओपन पाइप हमें दिया, लेंथ ऑफ द क्लोज्ड ऑर्गन पाइप हमें यहां पर बताना है, ठीक है। ये दोनों बराबर हैं। तो देखो F1 इज इक्वल टू F2, इस तरीके से लिख लेता हूं। F1 जो भी इंफॉर्मेशन है क्लोज्ड के लिए वो हमने कंसिडर किया है, F2 हमने कंसिडर किया है किसके लिए? ओपन के लिए। क्लोज्ड का बोला है उन्होंने क्या? द फंडामेंटल, यानी कि V/4L1, इस तरीके से लिख लिया हमने क्लोज्ड। और फर्स्ट ओवरटोन बोला है किसका? ओपन का, तो वो हो जाएगा यहां पर
2v डिवाइड बाई 2l2 इस तरीके से लिख सकते हो आप। v डिवाइड बाई 2l2 तो अपना क्या फंडामेंटल हुआ ना, उसको 2 से मल्टीप्लाई किया तो फर्स्ट ओवरटोन। बस यहां से अगर हम देखें तो हमें रिलेशन मिल जाएगा, 2 से तो ये 2 कैंसिल हो ही गया। सो देयरफॉर दिस इज 4l1 इज l2, और हमें किसका दिया है, ओपन पाइप का दिया है। ओपन पाइप मतलब L2 हमें दिया है, L2 इज 60 और L1 हो जाएगा डिवाइड बाई 4 यानी कि 15। ठीक है, 15 सेंटीमीटर किसका लेंथ हो गया, ये जो क्लोज्ड का हमसे पूछा था उसका लेंथ हो गया 15। तो देयरफॉर कहां है ये रहा। ठीक है, 15 सेंटीमीटर। ठीक, ये हमारा आंसर होगा। तो अगेन हमें बोल रहा हूं कि बार बार ये जो फ्रीक्वेंसीज हैं, फर्स्ट ओवरटोन क्या होता है, फर्स्ट हार्मोनिक क्या होता है, सेकेंड हार्मोनिक, है ना, अगर मिल रहा है तो वो क्या होता है, फंडामेंटल क्या होता है, ये सब चीजें अपने को अच्छे से याद होनी चाहिए, टिप्स पे होनी चाहिए, है ना। तो हम बहुत जल्दी हम क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, दिस इज द नेक्स्ट क्वेश्चन। ए स्मॉल स्टील बॉल इज ड्रॉप्ड इनटू अ लॉन्ग सिलेंडर कंटेनिंग ग्लिसरीन which one of the following is the correct representation of the velocity time graph for the transit of the ball? स्टोक्स लॉ, है ना, स्टोक्स लॉ से रिलेटेड ये क्वेश्चन है, और इसका जो ग्राफ वगैरह है वो सब कुछ हम बनाते हैं। किस तरीके का सिचुएशन है, मान लो कि इस तरीके से ये लॉन्ग पाइप है, इसमें एक फ्लूइड भरा हुआ है, ग्लिसरीन भरा हुआ है इसमें, ठीक, और ये इस तरीके से यहाँ पर इसमें ये लिक्विड है। एक स्फेरिकल बॉल है, इसके ऊपर कौन कौन से फोर्सेस लगेंगे, तो एक तो इसका वेट होगा, mg होगा, एक क्या होगा, एक बॉइंट फोर्स होगा, और विस्कोसिटी की वजह से एक और फोर्स लगेगा, है ना, विस्कस फोर्स, उसको हमने इस तरीके से यहां पर बना लिया। ठीक, तो स्टार्टिंग में क्या होगा कि जैसे इसको हम रिलीज करते हैं, जैसे ही हम रिलीज करेंगे तो उस सिचुएशन में स्पीड कुछ होता नहीं है, तो Fv हमारा 0 होता है। ठीक है, बॉइंट फोर्स लगेगा, mg लगेगा, है ना, लिक्विड के अंदर हम इसको रिलीज कर रहे हैं, और फिर यहां पर इसकी वजह से क्या होगा, mg ज्यादा है, बॉइंट फोर्स कम है, तो स्टार्टिंग में स्पीड बढ़ेगा तो Fv बढ़ेगा, तो एक टाइम आएगा जब क्या होगा कि ये फोर्सेस बैलेंस हो जाएंगे, और उस टाइम तक जो भी वेलोसिटी अटेन हो गया है उसके बाद वेलोसिटी इंक्रीमेंट नहीं होगा, और उसी वेलोसिटी को हम क्या बोलते हैं, टर्मिनल वेलोसिटी बोलते हैं। इसी कॉन्सेप्ट से हम उसको सॉल्व करते हैं। सो वेलोसिटी किस तरीके से इंक्रीज हो रहा है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो पहले क्या होगा, वेलोसिटी बढ़ेगा, और फिर क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा, है ना। तो इस तरीके का यहां पर इस प्रोसेस से हम यहां पर ये देखेंगे। तो अगर इतना इंफॉर्मेशन भी अपने को पता है तो उससे भी अपना इक्वेशन बन जाएगा। देखो इसमें क्या हुआ, पहले बढ़ा फिर घटा, ऐसा तो होगा ही नहीं। इसमें क्या हो रहा है, पहले कांस्टेंट है फिर घट रहा है, ऐसा भी नहीं हो रहा है। इसमें क्या हो रहा है, कंटिन्यूसली बढ़ता ही जा रहा है, ऐसा भी नहीं हो रहा है। क्या हो रहा है, पहले बढ़ रहा है और फिर क्या हो रहा है, कांस्टेंट हो रहा है। तो ये ऐसे पहले बढ़ेगा और फिर ये कुछ इस तरीके से क्या है ना, इसको आगे अगर हम एक्सटेंड करें तो ये कुछ इस तरीके का सिचुएशन हमें यहां पर दिखाई दे रहा है। सो राइट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर 2, है ना। इतना सा इंफॉर्मेशन भी है, हमें टर्मिनल वेलोसिटी का फॉर्मूला भी पता होना चाहिए, क्योंकि उसके ऊपर भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है, तो वो पता होना चाहिए, है ना। हालांकि देखो इसका हम इक्वेशंस वगैरह हम कैलकुलेट कर सकते हैं, है ना, बट अगर इतना भी अगर अपन थोड़ा रिलेट कर लेते हैं तो हमारा तो आंसर आ जाएगा, है ना। ये हम कर सकते हैं, किसी टाइम पर हम v वेलोसिटी कंसीडर करें, नेट फोर्स उसके ऊपर कंसीडर करें, एक्सेलरेशन हमें मिल जाएगा, एक्सेलरेशन को dv/dt लिखेंगे और वहां से इंटीग्रेट करके हम वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम t वी कैन कैलकुलेट इजीली। ठीक है, तो वो हम कर सकते हैं, बट है ना, इतने से हमारा आंसर बन गया है। So option number 2 is correct for this question. The next question is, two conductors have the same resistances at 0 degree centigrade, but the temperature coefficient of resistance are alpha 1 and alpha 2. The respective temperature coefficient of their series and parallel combinations are. हमें बेसिकली यहां पर दो कंडक्टर्स यानी कि दो रजिस्टर गिवन है। लेट्स से दिस इज R1। अच्छा, दोनों हमें बराबर बोले हुए हैं, है ना, तो इसको भी मैं R ले लेता हूं। एक और रजिस्टर है, इसको भी हम R कंसीडर कर लेते हैं। इनका जो टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस है वो हमें अलग अलग दिया है, एक का अल्फा 1 है, एक का अल्फा 2 है। अब इन दोनों को एक बार हमने लगाया सीरीज में और एक बार लगाया पैरेलल, तो हमसे पूछा गया कि जो इफेक्टिव टेम्परेचर कोफिशिएंट होगा फॉर द सीरीज एंड पैरेलल वो कितना कितना होगा, ये हमसे पूछा गया है। अगेन इस तरीके का क्वेश्चन भी बहुत बार पूछा जा चुका है, कभी केवल सीरीज के लिए पूछ लेते हैं, कभी केवल पैरेलल के लिए पूछ लेते हैं, इस बार दोनों को एक साथ दे दिया, है ना। तो आगे भी ध्यान रखना है कि भाई फिर से पूछा जा सकता है, राइट। सो R1 R2 इस तरीके से ये सिचुएशन है। तो सीरीज कॉम्बिनेशन में अगर हम बात करें, दोनों को सीरीज में हमने लगा दिया, तो लेट्स से कि R इफेक्टिव तो कितना होगा,
R इफेक्टिव हो जाएगा 2R, है ना, तो हमने यहां पे लिखा, और R इफेक्टिव इज R1 प्लस R2, तो बस वही सिचुएशन हम यूज करते हैं. सो R इफेक्टिव को आई कैन राइट 2R1 प्लस एल्फा इफेक्टिव इंटू डेल्टा टी, इस तरीके से लिख सकते हैं, है ना. जो इफेक्टिव, मान लो कि दोनों को सीरीज में लगा दिया, फिर टेम्परेचर को हम राइज कर रहे हैं, तो उस सिचुएशन में जो टोटल रेजिस्टेंस होगा वो कितना इंक्रीज होगा, उसको हम किस तरीके से कैलकुलेट करेंगे. तो मान लो कि कॉम्बिनेशन के लिए जो अल्फा है, दैट इज अल्फा इफेक्टिव, तो इस तरीके से हम कैलकुलेट कर लेंगे, एंड दैट कैन बी रिटन एज R1 प्लस R2. सो R1 इज R इंटू 1 प्लस अल्फा 1 इंटू डेल्टा टी प्लस R2 यानी कि R इंटू 1 प्लस अल्फा 2 इंटू डेल्टा टी. तो इक्वेशन को बड़े ही ध्यान से हमने देखा, सब कुछ R1 R 2R ये सब कैंसिल हो रहा है, और यहां से अल्फा इफेक्टिव जो हमें मिल रहा है, ये मिल रहा है अल्फा 1 प्लस अल्फा 2 डिवाइड बाई 2. ठीक है, ये हमें यहां से मिल गया. इसी तरीके का सिचुएशन हम पैरेलल कॉम्बिनेशन के लिए भी कर लेते हैं. पैरेलल कॉम्बिनेशन में अगर हम देखें तो वहां पर हम किस तरीके से लिख पाएंगे, हम लिख पाएंगे 1 अपॉन R इफेक्टिव. तो R इफेक्टिव जो आएगा इन केस ऑफ पैरेलल, दैट इज R बाई 2, क्योंकि दोनों बराबर हैं, तो हमने लिखा R इफेक्टिव 1 अपॉन R इफेक्टिव यानी कि R बाई 2 और 1 प्लस अल्फा इफेक्टिव इनटू डेल्टा टी, दैट इज इक्वल टू 1 बाई R1 यानी कि R 1 प्लस अल्फा 1 इंटू डेल्टा टी प्लस 1 अपॉन R 1 प्लस अल्फा 2 इंटू डेल्टा टी, है ना. इस तरीके से हमने लिख लिया. ये 2 तो ऊपर चला गया, अगेन R कॉमन आकर के वो कैंसिल हो जाएगा. ठीक, अल्फा का वैल्यू हम जानते हैं कि 1 के कंपैरिजन में काफी कम होता है, 10⁻³ -4 इस रेंज में होता है. तो अगर यहां पर इस टर्म में, है ना, ये जो सेकंड टर्म है 1 के कंपैरिजन में वो कम है, काफी कम है, तो इसको मैं ऊपर ले जाता हूं. तो R तो कॉमन लेकर के हमने ये कैंसिल कर दिया है, तो देखो 2 ऊपर गया. अब इसके बाद यहां पे लिख रहा हूं, सो 2, और इसको लिखा 1 प्लस अल्फा इफेक्टिव इंटू डेल्टा टी रेस्ट टू द पावर -1, है ना. अब इसका क्या यूज करेंगे, है ना, वो बहुत कम है, इसका क्या यूज करें वो हम देखने वाले हैं अभी. यहां पर आ जाएगा 1 प्लस अल्फा 1 डेल्टा टी रेस्ट टू द पावर -1 और प्लस 1 प्लस अल्फा 2 इंटू डेल्टा टी रेस्ट टू द पावर -1. ठीक, अब यहां पर हम लगाने वाले हैं बाइनोमियल एक्सपेंशन का अप्रोक्सीमेशन. ठीक, सो उसमें अगर हम देखें तो ये अगर टर्म 1 के कंपैरिजन में छोटा है, तो ये जो पावर होता है उसको हम सिंपल, है ना, 1 प्लस एक्स रेस्ट टू द पावर n है, तो उसको हम 1 प्लस nx लिख लेते हैं. वही हम यहां पर करने वाले हैं. सो 2 1 माइनस अल्फा इफेक्टिव इंटू डेल्टा टी, दैट इज इक्वल टू 1 माइनस अल्फा 1 इंटू डेल्टा टी और प्लस 1 माइनस अल्फा 2 इंटू डेल्टा टी. ठीक है, तो अगेन अगर हम देखें, सो ये 2 आ जाएगा, 1 प्लस 1 इधर भी 2 आएगा, वो तो कैंसिल हो जाएगा, 2 इससे मल्टीप्लाई होगा, डेल्टा टी भी फिर कॉमन आकर के कैंसिल हो जाएगा, माइनस भी हट जाएगा. अगेन अगर हम देखें, सो अल्फा इफेक्टिव का वैल्यू हमें मिल रहा है अल्फा 1 प्लस अल्फा 2 डिवाइड बाई 2. तो चाहे सीरीज हो चाहे पैरेलल हो, है ना, इस सिचुएशन में हमें क्या यहां पर दिखाई दे रहा है, तो इस तरीके का सिचुएशन, दोनों रेजिस्टेंसेस बराबर हैं, है ना. तो दोनों केस में जो हमारा, चाहे वो सीरीज हो चाहे वो पैरेलल हो, तो बहुत अच्छी बात होगी, याद रखना हमारे लिए आसान हो गया, है ना. कितना आएगा, अल्फा 1 प्लस अल्फा 2 डिवाइड बाई 2. तो ऐसा कौन से ऑप्शन में है, ऐसा ऑप्शन नंबर 2 में है. ठीक, तो वो हमारा इस सिचुएशन में क्या होगा, सही होगा. ठीक है, तो दिस इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, है ना, ऑप्शन नंबर 2. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम मॉडर्न फिजिक्स. ये आ गए हैं हम फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के ऊपर. देखते हैं, व्हेन अ मेटल सरफेस इज इल्यूमिनेटेड बाय लाइट ऑफ वेवलेंथ, यहां पर कुछ लिख लेते हैं, ऑब्वियसली बात है लैम्डा आएगा, है ना, यहां पर भी मिसिंग. द स्टॉपिंग पोटेंशियल इज 8 वोल्ट व्हेन द सेम सरफेस इज इल्यूमिनेटेड बाय लाइट ऑफ वेवलेंथ 3 लैम्डा. स्टॉपिंग पोटेंशियल इज 2 वोल्ट. द थ्रेशोल्ड वेवलेंथ फॉर दिस सरफेस इज. व्हेन अ मेटल सरफेस इज इल्यूमिनेटेड बाय लाइट ऑफ वेवलेंथ लैम्डा, है ना. तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में आइंस्टाइन रिलेशन हम जानते हैं कि मान लो कि कोई मेटल सरफेस है और इस मेटल सरफेस के ऊपर एक लाइट इंसिडेंट हुआ जिसका वेवलेंथ लैम्डा है, और उन्होंने बोला स्टॉपिंग पोटेंशियल 8 वोल्ट है, तो कौन सा इक्वेशन हम यहां पर लिख सकते हैं. तो हम लिखेंगे hc डिवाइड बाई लैम्डा, दैट इज इक्वल टू द वर्क फंक्शन, सिंपल फाई लिख लेते हैं. अच्छा, हमसे पूछा है थ्रेशोल्ड वेवलेंथ, तो इसको हम फाई नहीं लिख करके
एच सी डिवाइड बाई लेमडा नॉट लिखेंगे, वेर लेमडा नॉट इज थ्रेशोल्ड वेवलेंथ, है ना, एच सी डिवाइड बाई लेमडा नॉट और प्लस ई इंटू वी द स्टॉपिंग पोटेंशियल, है ना, स्टॉपिंग पोटेंशियल इज 8, है ना, तो यहां लिख दिया हमने 8। ठीक, ये बेसिक इक्वेशन है ना, उसका हमने यूज किया। अब क्या बोला कि वेवलेंथ कितना कर दिया, 3 लैम्डा कर दिया, तो अब हमने यहां लिखा एच सी डिवाइड बाई 3 लैम्डा, एच सी डिवाइड बाई 3 लैम्डा लिख लिया। अच्छा, ये तो वैसे ही रहेगा एच सी डिवाइड बाई लैम्डा नॉट, क्योंकि सरफेस तो वही है। तो स्टॉपिंग पोटेंशियल कितना हो गया, स्टॉपिंग पोटेंशियल इज 2, तो यहां पर हमने 2 लिख दिया। ठीक है, अब हमें यहां से क्या कैलकुलेट करना है, लेमडा की टर्म्स में हमें लेमडा नॉट कैलकुलेट करना है। तो हम ऐसा करते हैं, इसको इधर लाते हैं, इसको भी इधर लाते हैं, एच सी हम कॉमन लेकर के दोनों इक्वेशंस को हम डिवाइड कर देते हैं। तो एच सी जब कॉमन लेकर के देखेंगे तो वो कैंसिल हो जाएगा। तो देखो यहां पर ऊपर वाली इक्वेशन में क्या बनेगा, 1 बाई लेमडा माइनस 1 बाई लेमडा नॉट, ठीक, और नीचे क्या बनेगा, नीचे बनेगा 1/3 लेमडा माइनस 1 लेमडा, ठीक। उधर हमने डिवाइड किया, 8 डिवाइड बाई 2 कितना आएगा, 4 आएगा। इस इक्वेशन को हम उधर ले जाते हैं तो ये बनेगा 1 बाई लेमडा माइनस 1 बाई लेमडा नॉट, दैट इज इक्वल टू, ये 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, सो 4 डिवाइड बाई 3 लेमडा माइनस 4 डिवाइड बाई लेमडा नॉट, ये बन गया। ठीक, इस इक्वेशन को हम इधर लेके आएंगे तो ये बनेगा 3 डिवाइड बाई लेमडा नॉट, और इस 1 बाई लेमडा को उधर लेकर के जाएंगे, सो 4 माइनस 3 1/3, सो ये बन जाएगा 1/3 लेमडा। तो यहां से लेमडा नॉट का वैल्यू हमें कितना मिल गया है, इट इज 9 लेमडा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में जो हमारा सही आंसर होगा दैट वुड बी द 9 लेमडा। तो अगेन द इक्वेशन, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का आइंस्टाइन का जो इक्वेशन है वो हमें पता होना चाहिए, और ये पता होगा तो डेफिनेटली फिर तो थोड़ा सा कैलकुलेशन है उसको हम कर सकते हैं, है ना, थोड़ा सा जो कॉन्सेप्ट है वो अपने को पता होना चाहिए, स्टॉपिंग पोटेंशियल के साथ ही रिलेशन क्या होता है अपने को पता होना चाहिए, तो आराम से इस क्वेश्चन को सॉल्व किया जा सकता है, राइट। सो द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर 3, यस। ठीक है, जो नेक्स्ट हमसे क्या पूछा जा रहा है, the parallel plate capacitor, this question is from the capacitor wala part, capacitor with plate separation 5 mm is charged up by a battery. It is found that on introducing a dielectric sheet of thickness 2 mm while keeping the battery connections intact, the capacitor draws 25% more charge from the battery than before. The dielectric constant of the sheet is, तो जैसा कुछ भी बोला हुआ है क्वेश्चन में वैसा वैसा करते जाते हैं, आंसर आएगा, है ना। तो क्या बोला, एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, उसको बैटरी से कनेक्ट किया हमने, ठीक है, बैटरी से कनेक्ट कर दिया, 20 वोल्ट की लेट से ये बैटरी है, प्लेट सेपरेशन हमें 5 mm का दिया हुआ है, एरिया कुछ हम ए कंसिडर कर लेते हैं, है ना, और बीच में अभी कोई डाइलेक्ट्रिक वगैरह नहीं है, तो कितना चार्ज आएगा, तो चार्ज आएगा Q1 अगर मैं कंसीडर करूं तो CV होता है, Q इक्वल टू CV होता है, CV को मैंने लिख लिया एप्सिलॉन नॉट A डिवाइड बाई 5, है ना, mm में लिख रहा हूं मैं, ठीक है, और Q इक्वल टू C इंटू V, ये पहले चार्ज आया इनिशियल सिचुएशन में। दूसरे में क्या किया कि ये जो कैपेसिटर था इसमें एक डाइलेक्ट्रिक शीट डाल दिया गया जिसका थिकनेस कितना है, 2 mm है, बाकी सब कुछ वैसा ही रखा। तो ये बोला कि अभी जो चार्ज आया है ना, दैट इज 25% मोर। सो अगर हम Q2 लिखें, Q2, ठीक, तो अभी लेट्स से कि अब जो कैपेसिटेंस है वो C डैश हो गया, तो C डैश इंटू V, है ना, तो ये C डैश सबसे पहले हमें निकालना पड़ेगा। तो अब देखो ये थोड़ा सा चेंज करके और बेसिकली हमसे वो सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन उस तरीके का क्वेश्चन यहां पर पूछ लिया है। तो यहां पर इस सिचुएशन में हम कैसे कैलकुलेट करते हैं कैपेसिटेंस, वो अपने को आना चाहिए। तो सी डैश के देखो किस तरीके से निकालेंगे भाई, इसको हम एक तो डाइलेक्ट्रिक वाले पार्ट में ब्रेक कर लें और एक बाकी का पार्ट 3 mm जिसमें डाइलेक्ट्रिक नहीं है, एक तो 2 mm और एक 3 mm, और दोनों कैसे रहेंगे, दोनों सीरीज में रहेंगे, है ना। तो वो वाली चीज यहां पर हम अप्लाई कर देते हैं, ठीक है, बाकी सब कुछ वैसे ही रखा, यहां पर दो कैपेसिटर आएंगे, दोनों कैपेसिटर कैसे हो जाएंगे, सीरीज में हो जाएंगे, ठीक है, वहां से हम इसको सॉल्व कर लेते हैं, ठीक, ऑल राइट, है ना। किस तरीके से हम लगा रहे हैं, डाइलेक्ट्रिक शीट ऑफ थिकनेस 2 mm, ओके। तो C डैश, अच्छा, जो
सीरीज कॉम्बिनेशन में अगर हम बात करें तो हम लिखते हैं C1C2 अपॉन C1 प्लस C2, है ना। तो C1 को मैं अच्छा C1 C2 में पहले बता देता हूं कि C1 कितना होगा। C1 इज एप्सिलॉन नॉट, है ना। C1 वो मान रहा हूं 3 mm वाला पोर्शन जिसमें डायरेक्टेड नहीं है, सो एप्सिलॉन नॉट A डिवाइड बाई 3, ओके। एंड द C2 इज K, है ना, K इंटू एप्सिलॉन नॉट A डिवाइड बाई 2। ये है C1 C2। तो जो C डैश होगा, C इफेक्टिव होगा इनका सीरीज में है, तो C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2 इस तरीके से हमें लिखना पड़ेगा। सो एप्सिलॉन नॉट A डिवाइड बाई 3 एप्सिलॉन नॉट A इंटू K डिवाइड बाई 2 और फिर दोनों का सम। सो एप्सिलॉन नॉट A तो कॉमन आ गया और यहां पर बनेगा 1/3 प्लस K बाई 2। ये कुछ इस तरीके से एप्सिलॉन नॉट A ये यहां से कैंसिल होगा और यहां से अगर हम एलसीएम ले लें, क्या 6 अगर हम एलसीएम लेंगे तो 6 से ये कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। 6 जब हम एलसीएम लेंगे तो यहां पर आएगा 2 और वहां आएगा 3K, तो ये बना एप्सिलॉन नॉट A K अपॉन नीचे कितना बन रहा है, तो ये बन रहा है 2 प्लस 3K। ये है नया वाला कैपेसिटेंस, ठीक है। इसको हम यहां पर पुट कर देते हैं, तो इसको यहां जब हमने पुट किया सो इट इज C डैश विच इज एप्सिलॉन नॉट A K अपॉन 2 प्लस 3K, दिस इज C डैश और इनटू V, है ना। तो अब ये वाला जो चार्ज है वो उन्होंने बोला कि इस वाले चार्ज का 25% ज्यादा है, ठीक। तो मतलब इस वैल्यू को मैं किससे मल्टीप्लाई कर दूं, इसको मैं 5/4 से मल्टीप्लाई कर दूं तो इसके बराबर हो जाएगा, है ना। क्योंकि ये बेसिकली अगर इसको मैं Q मानूं तो Q/4 ज्यादा है ना। तो Q प्लस Q/4 इज 5Q/4, तो इस वजह से मैं ऐसा कर रहा हूं। सो 5/4 टाइम्स ऑफ दिस एप्सिलॉन नॉट A इंटू V डिवाइड बाई 5। तो ये 5 से ये 5 कैंसिल हो गया, ओके। सब कुछ mm में चल रहा था। एप्सिलॉन नॉट A V, एप्सिलॉन नॉट A V गेट्स कैंसिल। थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं, सो दिस K इज इक्वल टू या 4K, है ना, 4 इधर ले लेते हैं। सो दिस इज 4K इज इक्वल टू 2 प्लस 3K, तो 3K इधर आएगा तो ये K बनेगा एंड द K इज इक्वल टू 2, है ना। फाइनली इसको सॉल्व करने के बाद जो हमें आंसर मिलेगा K का विच इज द डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, वो हमें कितना मिल जाएगा, 2 मिल जाएगा। तो थोड़ा सा अब देखो ये सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन में किस तरीके से हम कैपेसिटेंस कैलकुलेट करते हैं, इंसर्शन ऑफ डाइलेक्ट्रिक स्लैब, है ना, इनटू द कैपेसिटर, ठीक। इस तरीके का कॉन्सेप्ट अपने को आना चाहिए। सो इट इज अ गुड क्वेश्चन इन जेईई मेंस सेशन 1। तो इस तरीके का कॉन्सेप्ट भी अगेन फिर से पूछा जा सकता है ना। मान लें कि एक स्लैब की जगह 2 स्लैब दे देंगे, फिर पूछ लेंगे कि इफेक्टिव कैपेसिटेंस कितना है, ऊपर नीचे लगा देंगे, है ना, कुछ पैरेलल भी हो जाएगा, तो वो वाली चीज, है ना। तो इस चीज का हमें ध्यान रखना है। सो आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज 2, है ना, डाइलेक्ट्रिक जो हमसे पूछा गया था वो, ओके। ओके बच्चों, तो ये देखो हमने काफी सारे क्वेश्चंस को हमने सॉल्व किया है इसमें, है ना, और डेफिनेटली आपको अब मजा आया होगा इसमें। काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हमने डिस्कस किए हैं और जो क्वेश्चंस हैं उनके फिर से रिपीट होने की मतलब ऑब्वियसली बात है कि कॉन्सेप्ट्स वही रहेंगे, है ना। थोड़ा सा उनमें कुछ चेंजेस होने के बाद उसी तरह के क्वेश्चंस फिर से आपसे पूछे जाने वाले हैं। तो इस तरह के क्वेश्चंस में किस तरह का कॉन्सेप्ट यूज हो रहा है इसके बारे में आपको जरूर फोकस करना है और इम्प्रूव करना है। इनकी आपको डेफिनेटली हेल्प लेनी है और अपनी प्रिपरेशन को इम्प्रूव करना है। ऑल द बेस्ट।